चलो, let's go live. I hope everyone is doing well. And today we'll be talking about हम कुछ कुछ ऐसे सेक्टर्स की बात करेंगे जो नेक्स्ट 5-6 इयर्स के लिए फ्रॉम अ पॉइंट ऑफ ग्रोथ काफी अच्छे लग रहे हैं हमें. एंड पर्पस यही रखेंगे सेशन का कि लाइक फ्रॉम द बिगिनिंग टू द एंड हम ट्राई करेंगे कि जो इन सेक्टर्स की इंडस्ट्री ग्रोथ रेट है वो हम ट्राई जानने की कोशिश करेंगे. एंड साथ साथ उसके साथ जो इन सेक्टर्स के अंदर कंपनीज है विच विल बी द लाइकली बेनिफिशियरीज उसकी बात करेंगे. पहले 20-25 मिनट्स की प्रेजेंटेशन के बाद हम लोग एक क्वेश्चन एंड आंसर्स का राउंड भी रखेंगे जिसमें आपके जितने भी क्वेश्चन एंड आंसर्स होंगे यूट्यूब चैट बॉक्स पे आई विल आंसर ऑल ऑफ देम. आई होप एवरीवन इज डूइंग गुड. आप सबकी फैमिली सही कर रही है. आई थिंक फाइनली थोड़ा सा पैंडेमिक की वेव अब हमारे पीछे है. आई थिंक होप एवरीवन गॉट वैक्सीनेटेड एंड दैट इज सुपर्ब. सो लेट्स स्टार्ट. So let's start talk about this topic of five sectors for the next decade. Just a moment. Right. Five sectors for the next decade. All right. Right. तो अब हम स्टार्ट करते हैं एंड डिफरेंट डिफरेंट सेक्टर्स की बात करेंगे जो फॉर नेक्स्ट 5 इयर्स अच्छे लग रहे हैं. एंड साथ साथ ये भी इसमें देखेंगे कि अपार्ट फ्रॉम दिस we'll also look at this concept कि बेसिकली कि हम लोग क्या देखते हैं सेक्टर के अंदर. So just as a disclaimer कि content of this presentation is not meant for any investment advice or anything. This is purely meant for education purpose. तो देर आर थ्री थिंग्स जो हम लोग देखते हैं कोई भी सेक्टर में इन्वेस्ट करने से पहले या किसी भी कंपनी में इन्वेस्ट करने से पहले जनरली. तो क्या ये तीन चीजें हैं? तो फर्स्ट थिंग इज अर्निंग्स ग्रोथ ऑफ अ कंपनी. सेकेंड थिंग इज कि सेक्टर शुड बी एक्सपीरियंसिंग टेलविंड्स. एंड द थर्ड थिंग इज इंक्रीमेंटल डायरेक्शन ऑफ ROIC. सो बेसिकली इसका क्या मीनिंग है कि फर्स्ट थिंग अर्निंग्स ग्रोथ माने कंपनी की जो प्रॉफिटेबिलिटी है वो एटलीस्ट 15 to 20% से ग्रो करनी होनी चाहिए. तो माने 15-20% ग्रोथ या 15-20% CAGR कंपनी की प्रॉफिटेबिलिटी में अगले 2-3 साल में आ रहे हैं, देन दिस इज वन थिंग दैट वी लुक फॉर. तो कभी कभी क्या होता है कि अगले 6 से 9 महीने के लिए शायद से प्रॉफिट ग्रोथ में नहीं आएगी, बट 3 साल में ओवर अ पीरियड ऑफ 3 इयर्स काफी अच्छी प्रॉफिट ग्रोथ आ जाती है. सो दिस इज वन क्राइटेरिया दैट वी लुक फॉर. सेकेंड हम क्राइटेरिया क्या देखते हैं कि सेक्टर शुड बी एक्सपीरियंसिंग टेलविंड्स. अब टेलविंड्स का क्या मतलब है? बहुत सिंपल कॉन्सेप्ट है कि अगर आप दिल्ली से अगर इफ यू ट्रैवल फ्रॉम दिल्ली टू दुबई, अगर आप फ्लाइट लेते हैं दिल्ली से दुबई की, तो आपको शायद से 5 से 5.5 या 6 घंटे लग जाते हैं. बट अगर आप सेम फ्लाइट इफ यू जस्ट कम बैक फ्रॉम दुबई टू दिल्ली, तो सेम फ्लाइट आपको 4 से 4.5 घंटे लगेंगे आने में. क्योंकि जब फ्लाइट यहाँ से उड़ के जा रही है तो इट इज फेसिंग हेडविंड्स, वेयर जब फ्लाइट वहां से वापस आ रही है दिल्ली तो फ्लाइट इज फेसिंग टेल विंड्स. माने फ्लाइट के जो विंड है विंड उसके डायरेक्शन में, वेयर जब वो यहाँ से जा रही है टुवर्ड्स दुबई तो उसके अगेंस्ट हेडविंड्स हैं. सो दैट इज वन इंटरेस्टिंग कॉन्सेप्ट कि हम ऐसे सेक्टर में ट्राई करते हैं ज्यादा जाने की जहाँ पे टेल विंड्स हो, माने जो इंडिया की GDP है उससे ज्यादा ऐसे सेक्टर के अंदर तेजी से ग्रोथ आ रही हो. थर्ड थिंग है कि वी आर लुकिंग फॉर कंपनीज जहाँ पे इंक्रीमेंटल डायरेक्शन जो है इन्वेस्टेड कैपिटल का, वहां पे इंक्रीमेंटल डायरेक्शन पे एक अल्फा क्रिएट होना चाहिए, दैट इज रिटर्न ऑन इंक्रीमेंटल इन्वेस्टेड कैपिटल. बहुत सिंपल कॉन्सेप्ट है. सपोज करते हैं आज आपने दुकान लगाई 100 रुपए की, एंड आपने उस 100 रुपए की दुकान पे यू अर्न 30 रुपीज ऑफ प्रॉफिट. तो आपके पास 30 रुपीज एक्स्ट्रा आया. तो हम लोग क्या ट्राई कर रहे हैं कि जब आप उस 30 रुपीज को भी री इन्वेस्ट करेंगे, अभी आपका 30% ROIC आ रहा है. या तो आपका 30, वो जो आप 30 रुपए री इन्वेस्ट कर रहे हैं उसमें आपका ROIC 30% ही हो या उससे ज्यादा हो. तो हमारा जो एफर्ट है वो यही रहता है. कंपनीज के अंदर जनरली जो एक कॉन्सेप्ट है री रेटिंग जनरली तब होती है जब इंक्रीमेंटल इन्वेस्टेड कैपिटल पे अल्फा क्रिएट हो. तो ये एक बहुत इंटरेस्टिंग कॉन्सेप्ट है. हम लोग भी यही ट्राई करते हैं देखने का बार बार डिफरेंट कंपनीज में. तो यहाँ पे एक बहुत इंटरेस्टिंग कॉन्सेप्ट है. तो इनका 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 चैनल भी है यूट्यूब पे. तो आई थिंक दिस इज समवन हु आई लाइक टू फॉलो अलॉट. एंड इन्होंने एक कंपनी ली थी बाय द नेम ऑफ वीजा. अब जब इन्होंने वीजा खरीदी तो उन्होंने अभी रिसेंटली इन्होंने किसी ने इनसे पूछा था कि जब आपने वीजा खरीदी तो आप मतलब आपके हिसाब से कौन सा सबसे अच्छा टाइम था वीजा को खरीदने का. तो इनका एक बहुत अच्छा आंसर था. उस पर एक बार रीड करते हैं. व्हेन वाज द राइट टाइम टू बाय वीजा इन द लास्ट 10 years? एवरी सिंगल डे. You would have made money if you bought it every single day, right?
Simple answer. That basically means if there is a strong business which is experiencing long-term tailwinds, माने सेक्टर उसके फेवर में, इंडस्ट्री उसके फेवर में है, एंड कंपनी की कंपेटिटिव पोजिशनिंग अच्छी है, एक्चुअली समटाइम्स सबसे अच्छा टाइम खरीदने का आज ही होते हैं उसको, उस कंपनी को। मतलब वीजा एक ऐसी कंपनी है कि अगर आपने हर रोज उसमें पैसे लगाए होते तो हर रोज उसके हिसाब से पैसे बनाते इन टर्म्स ऑफ लॉन्ग टर्म इन्वेस्टिंग के होराइजन से। सिमिलर केस इंडियन केसेस में हमने काफी सारी कंपनीज देखी है, पीआई इंडस्ट्रीज के केस में हमने देखा है, हमने एशियन पेंट्स के केस में देखा है, हमने आई थिंक अगर रिसेंटली और भी देखेंगे तो पिडलाइट के केस में भी सेम चीज देखी है। इवन इफ आई टॉक अबाउट डीवीज लैब के केस में भी हमने यही देखा है कि लंबे समय में एक्चुअली इफ द कंपनी इज सॉलिड इन कंपाउंडिंग, then what happens that in a long period of time, best time to buy it is today, tomorrow, day after tomorrow. That is what the philosophy is, that you would have made money if you bought it every single day, अगर आप हर रोज खरीदते हो उसको। अब ये एक बहुत इंटरेस्टिंग कॉन्सेप्ट है कि कई कई लोग सोच रहे हैं मार्केट को टाइम करना चाहिए या नहीं करना चाहिए, बट आई थिंक मार्केट में टाइमिंग इज मोर, लाइक मार्केट में टाइम इज मोर इम्पोर्टेंट देन द टाइमिंग एस्पेक्ट। टाइमिंग एक्चुअली देयर आर सम बिजनेसेस जहाँ पे यू हैव टू बी वेरी केयरफुल विद द मल्टीपल दैट यू पे, देन देयर आर सम बिजनेसेस जहाँ पे आपको वैल्यूएशन के बारे में बहुत ज्यादा कॉन्शियस नहीं होना पड़ता। तो मैं तो ऐसे ही दो बकेट्स बना के चलता हूँ कि किसी बिजनेस में मेरे को वैल्यूएशन बारे में बहुत कॉन्शियस होना पड़ता है, और एक टाइप का बिजनेस है जहाँ पे मेरे को वैल्यूएशन बारे में बहुत ज्यादा कॉन्शियस नहीं होना पड़ता, जहाँ पे लॉन्ग टर्म टेलविंड्स रहती हैं उस बिजनेस के अंदर। तो पहला ऐसे हम सेक्टर की बात करेंगे, इस सेक्टर का नाम है द सीडीएमओ सेक्टर, माने कॉन्ट्रैक्ट मैन्युफैक्चरिंग, सिंपल वर्ड्स में। अब फार्मास्यूटिकल्स का कॉन्ट्रैक्ट मैन्युफैक्चरिंग होने लग गया है। तो माने जो इनोवेटर कंपनीज है यूएस या बाकी जो डेवलप्ड कंट्रीज है, तो वहां पे कंपनीज होती है बाय द नेम ऑफ इनोवेटर्स। इनोवेटर्स क्या करती है, बहुत सिंपल लैंग्वेज में समझते हैं। इनोवेटर्स जो भी रिसर्च एंड डेवलपमेंट होती है न्यू न्यू फार्मास्यूटिकल के ड्रग्स पे, वो करती है। तो बेसिकली अगर मैं फाइजर की बात करूं तो फाइजर इज एन इनोवेटर, अगर हम मर्क की बात करें तो मर्क इज एन इनोवेटर। तो मर्क ने अभी रिसेंटली जो कोविड की मेडिसिन है उस पर इनोवेट करके एक पूरा क्लास ऑफ न्यू ड्रग बनाया है बाय द नेम ऑफ मोलुपिराविर करके। एंड ये इनोवेटर कंपनीज 20 to 22% अपना सेल्स का R&D में लगाती है। अब क्योंकि 20 से 22% R&D के अंदर लगा रही है, तो कभी कभी क्या होता है R&D में सबसे बड़ा एस्पेक्ट क्या है, अनसर्टेनिटी, कि क्या होगा कि कभी कभी आपकी जो R&D है, एक्चुअली में जो रिसर्च एंड डेवलपमेंट कॉस्ट है आपका, कभी कभी आपकी R&D फ्रक्टिफाई नहीं करेगी, माने काफी बारी आपकी R&D फेल भी हो जाती है। तो ये एक बहुत इंटरेस्टिंग कॉन्सेप्ट है। तो इस वजह से क्या होने लग गया है कि पहले ये इनोवेटर कंपनीज हैं क्या करती थी कि अगर कोई भी इन्होंने जो ड्रग है उसमें R&D करी, एंड उसके बाद R&D करने के बाद अगर उस ड्रग का एक मैन्युफैक्चरिंग प्लांट लगा दिया, बट फेज 2 या फेज 3 के जो ट्रायल्स होते हैं उसके अंदर ड्रग जाके फेल हो गया, तो जो उनका जो मैन्युफैक्चरिंग प्लांट है दैट बिकम्स रिडंडेंट, माने इतना मैंने खर्चा कर दिया मैन्युफैक्चरिंग के लिए भी, वो सारा रिडंडेंट हो जाता है। तो कॉन्ट्रैक्ट मैन्युफैक्चरर्स की जरूरत क्या पड़ रही है, पहली जरूरत है कि इंक्रीजिंग प्रेजेंस ऑफ वर्चुअल कंपनीज। बहुत इंटरेस्टिंग और सिंपल कॉन्सेप्ट है कि जो वर्चुअल कंपनीज है, माने आजकल ऐसी कंपनीज आ रही है यूएस के अंदर जो सिर्फ एक R&D लैब है, उनके पास मैन्युफैक्चरिंग कोई यूनिट नहीं है, तो कहीं ना कहीं से तो मैन्युफैक्चरिंग कराएंगे, तो इस वजह से आउटसोर्सिंग हो रही है टू इंडिया एंड चाइना। सेकेंड इज डिक्लाइनिंग R&D प्रोडक्टिविटी, क्योंकि R&D पहले बहुत ज्यादा, मतलब ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम क्या हो रहा है कि जो R&D का स्पेंड है उससे जो इनकी प्रॉफिटेबिलिटी है घटते जा रही है, एंड जितने इंक्रीमेंटल ड्रग्स की प्रॉफिटेबिलिटी है वो भी लो आ रही है। तो इस वजह से R&D का कॉस्ट तो आपको उतना ही है। तो सेकंड क्या है कि अगर आपको कॉस्ट लो करना है तो आपको उसको आउटसोर्स करना पड़ेगा। तो यहाँ पे जो CROs है वो आते हैं, कॉन्ट्रैक्ट रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन। बहुत सिंपल कॉन्सेप्ट हम देखेंगे भी। थर्ड है इंक्रीजिंग R&D कॉस्ट की हमने बात करी। फोर्थ है प्रेजेंस ऑफ लो कॉस्ट इंडियन एंड चाइनीज CDMOs। माने इंडिया में एक साइंटिस्ट की सैलरी ऑन एन एवरेज 30,000, मतलब $30,000 पर साइंटिस्ट के आसपास है। वेरस अगर आप यूएस में देखेंगे तो पर कैपिटा साइंटिस्ट की सैलरी, या फिर अगर पर साइंटिस्ट देखें तो सैलरी $180,000 के आसपास है। तो ऑलमोस्ट 6x का फर्क है। सो अगेन दिस इज वन ऑफ द रीजंस व्हाई जो लो कॉस्ट इंडियन एंड चाइनीज CDMOs हैं, दे आर सक्सीडिंग इन द मार्केट। लास्ट है पेटेंट एक्सपायरी ऑफ ड्रग्स, एंड लास्ट इज इंक्रीजिंग नंबर ऑफ कंपनीज। तो यहाँ पे हम चेक करते हैं कि ये सेक्टर टेलविंड्स क्यों एक्सपीरियंस कर रहे हैं। तो दिस इज द ग्रोथ ऑफ द CDMO सेक्टर, माने कॉन्ट्रैक्ट मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर की जो ग्रोथ आ रही है। तो माने अगर देखेंगे तो सेक्टर ऑलमोस्ट $63 बिलियन से 101 बिलियन डॉलर्स के आसपास जो API की मैन्युफैक्चरिंग है उसके अंदर हो रहा है। जो जो प्रोडक्ट का मैन्युफैक्चर उसमें $23 बिलियन से $37 बिलियन तक हो रहा है।
फिर यहाँ पे एक इंटरेस्टिंग चीज क्या है कि आउटसोर्स्ड मैन्युफैक्चरिंग अभी भी सिर्फ 26% ही है इंडस्ट्री का, फिर कैप्टिव मैन्युफैक्चरिंग 74% है। बट वेयर एज एक कॉन्ट्रैक्ट फार्मा करके वेबसाइट है जो आप सबको चेक करनी चाहिए, कॉन्ट्रैक्ट फार्मा, जहां पे ये पता लग रहा है कि आउटसोर्सिंग का एक ट्रेंड बढ़ते जा रहे हैं, माने ओवर पीरियड ऑफ टाइम ये ऑलमोस्ट 50% तक आ जाएगा नेक्स्ट 10 years के अंदर, विच इज अगेन अ वेरी इंटरेस्टिंग ट्रेंड टू वॉच आउट फॉर। अब यहाँ पे हेल्थ केयर के अंदर, या फिर अगर मैं सिर्फ क्रैम सीडीएमओ की बात करूँ, इसके अलावा अगर हम हेल्थ केयर की भी बात करें, तो कौन कौन सी कंपनीज ज्यादा यहाँ पे बहुत ज्यादा बेनिफिट कर रही हैं? यहाँ पे सिंपल कंपनीज हैं, लाइक अगर हम सिर्फ पहले सीडीएमओ सेक्टर की बात करें तो सिंजीन, डीवीज लैब्स, उसके अलावा जो अभी एक रिसेंटली एक वो भी अनाउंस हुआ है डीमर्जर, जो पिरामल का एनबीएफसी है, दैट इज बीइंग डीमर्ज फ्रॉम पिरामल फार्मा। अब पिरामल फार्मा के अंदर क्या इंटरेस्टिंग है, काफी लोगों ने मुझसे पूछा कि एक इंटरेस्टिंग एस्पेक्ट क्या है कि इसकी जो मैन्युफैक्चरिंग लैब्स हैं, दे आर आल्सो सिचुएटेड इन द डेवलप्ड वर्ल्ड, माने यूरोप के अंदर भी है, नॉर्थ अमेरिका में भी है। तो उससे क्या होता है कि जो इनोवेटर्स हैं दे गेट अ फुल्ली इंटीग्रेटेड सोल्यूशन। माने अभी स्क्रीन के ऊपर सिर्फ पिरामल फार्मा ही एक ऐसी कंपनी है जिसकी जो मैन्युफैक्चरिंग लैब्स हैं दे आर आल्सो सिचुएटेड आउटसाइड। सिंजीन शायद से लंबे समय में करेगा ही, क्योंकि रिसेंटली मैं एक इंटरव्यू भी पढ़ रहा था, तो जो सीआरओ क्रैम्स बिजनेस है जिनका आउटसाइड भी प्रेजेंस है, दे बेसिकली गेट अ वेरी बिग बेनिफिट इन टर्म्स ऑफ पाइपलाइन, कि कितने ज्यादा जो मॉलिक्यूल्स है आपकी पाइपलाइन में बढ़ते हैं। तो पिरामल फार्मा के इस टाइम पे 30 मॉलिक्यूल्स है फेज 3 ऑफ पाइपलाइन में, विच आई थिंक इज द हाईएस्ट इन द इंडस्ट्री राइट नाउ, जो लिस्टेड स्पेस के अंदर इंडस्ट्री है। देन हम हेल्थ केयर की बात करें तो हेल्थ केयर में और भी डिफरेंट ट्रेंड्स आते हैं। यहाँ पे हाइकल करके भी कंपनी है विच नेक्स्ट 4 to 5 years में कैन प्रोबेबली डू एक्सट्रीमली वेल। और आपके सामने यहाँ पे एक और कंपनी आती है लॉरस लैब्स, जिसकी हमने लास्ट सितंबर में भी बात करी थी। देन हेल्थ केयर में फिर हॉस्पिटल्स का भी एक ट्रेंड है, माने जो जितने भी हॉस्पिटल्स हैं, हॉस्पिटल्स में जो हेल्थ केयर ग्लोबल करके एक कंपनी आती है, फिर हमारे पास एक और हॉस्पिटल आता है मैक्स हॉस्पिटल। फिर हमारे पास एक और इंटरेस्टिंग चीज का एक ट्रेंड है हेल्थ केयर में, कंज्यूमेबल्स का ट्रेंड है। अब यहाँ पे कंपनियां बाय नेम टार्सन प्रोडक्ट्स। तो बेसिकली जो लैब इक्विपमेंट है सारा, वो ये सारा का सारा लैब इक्विपमेंट ये कंपनी बनाती है। तो वो जो भी साइंटिस्ट R&D कर रहा है वो इस टाइप पे टार्सन प्रोडक्ट का इक्विपमेंट यूज कर रहा है। अगर आप अपनी केमिस्ट्री लैब में गए थे स्कूल में, तो आपने पेट्री डिश और ये सारी चीजें यूज करी होंगी। जो आजकल प्लास्टिक का जो सब कुछ आ रहा है, दैट इज बीइंग मेड बाय टार्सन प्रोडक्ट। एंड इस टाइम पे इंडस्ट्री टार्सन प्रोडक्ट जिसके अंदर प्रेजेंट है वो 18% CAGR पे ग्रो कर रही है। सो अगेन आई एम वेरी वेरी इंटरेस्टेड इन कंपनीज जहाँ पे इंडस्ट्री ग्रोथ 15 to 20% के आसपास है। तो ये सारी कंपनीज अगर आप देखेंगे, सिंजीन, डीवीज, पिरामल फार्मा, सारी कंपनीज काफी ज्यादा कैपेक्स कर रही हैं। सिंजीन ने लास्ट 5 years में 2000 करोड़ का कैपेक्स करा है, डीवीज ने ऑलमोस्ट 1800 to 1900 करोड़ का कैपेक्स करा है, पिरामल फार्मा ने काफी कैपेक्स करा है। जो अगर हम इसकी बात करें न्यूलैंड लैब्स की, स्टॉक नहीं चला शायद से इस वजह से लोग सोच रहे होंगे, बट लास्ट 2-3 years में यहाँ पे भी एज कम्पेयर टू देयर बैलेंस शीट इनका कैपेक्स काफी ज्यादा है। तो यहाँ पे बिजनेस काफी नॉन लीनियर रहता है, कि थोड़े से टाइम में बिजनेस काफी ज्यादा नॉन लीनियर हो जाता है अगर 3-4 मॉलिक्यूल भी आ जाए। फिर हमारे पास एक और स्पेस आती है डोमेस्टिक, या जो जो जिसको हम कहते हैं इंडियन फार्मा मार्केट, माने जो इंडिया की फार्मा मार्केट है FMCG की तरह। यहाँ पे हमारे पास कौन सी कंपनीज आती है? पहली कंपनी आती है बाय द नेम JB केमिकल्स। इसकी हमने जो हमारा 5 bucket फ्रेमवर्क का हमारे जो चैनल जो हमारे चैनल पे दे रखा है उसमें हमने बात करी थी। तो ऑलमोस्ट 5-10 मिनट्स का एनालिसिस था, और लास्ट मार्च के अंदर था इफ आई एम नॉट मिस्टेकन। एंड हमने बात करी थी कि वाई डोमेस्टिक फार्मा मार्केट इंडिया की एक FMCG बिजनेस की तरह। सिमिलरली यहाँ पे इप्का लैब्स आती है, RPG लाइफ साइंसेज आती है सेम में, एंड इंडोको रेमेडीज आती है। सो अगेन जस्ट एज अ डिस्क्लोजर, वी आर एक्चुअली इन्वेस्टेड इन इंडोको रेमेडीज। हमें बिजनेस काफी इंटरेस्टिंग लगता है, एंड इंडोको रेमेडीज का मैं आपके साथ थोड़े आने वाले टाइम के अंदर एक डिटेल्ड एनालिसिस भी करूंगा। डोमेस्टिक फार्मा मार्केट इंडिया की ऑलमोस्ट 10 to 12% CAGR पे ग्रो कर रही है, एंड इसकी जो यूनिट इकोनॉमिक्स है वो FMCG बिजनेस की तरह है। देन लास्टली हमारे पास एनिमल फार्मा मार्केट आती है। इसमें हमारे पास दो कंपनीज आती है, NGL फाइनकेम और सीक्वेंट साइंटिफिक। अब सीक्वेंट साइंटिफिक में भी रिसेंटली हेडविंड्स आई एक क्वार्टर में, बट आई थिंक लंबे समय में अगर 3-3.5 साल का होराइजन है तो दिस बिजनेस पोटेंशियली कैन डू वेरी वेल, राइट। सो आई थिंक जो सेकंड क्वार्टर है वहां तक हेडविंड्स होंगी, बट जो सेकंड हाफ ऑफ दिस ईयर है वहां से जो इंप्रूवमेंट्स है काफी विजिबल होंगी इन माय ओपिनियन। तो आई थिंक जो इनकी लास्ट कॉन कॉल है उसमें भी आप जाके पढ़ सकते हैं कि दे आर एक्सपेक्टिंग सेकेंड हाफ ऑफ द ईयर टू बी बेटर देन द प्रीवियस ईयर, माने इस ईयर के भी नंबर्स पिछले साल से बेटर होंगे। पर कभी कभी क्या होता है कि एक कंपनी के अगर 1-2-3 खराब क्वार्टर आए तो इन्वेस्टर्स काफी ज्यादा जिटरी हो जाते हैं। तो ये चीज आपको कर्ब करनी पड़ेगी अपने अंदर, आपको ये चीज कंट्रोल करनी पड़ेगी, क्योंकि बिजनेस की जर्नी वॉलेटाइल है। जस्ट इमेजिन अगर आप एक ह्यूमन बीइंग है,
तो आप सुबह उठते हैं, कभी कभी आपका मूड अच्छा होता है, कभी कभी आपका मूड खराब होता है, कभी कभी आप गुस्से में होते हैं, कभी कभी आपको बहुत अच्छा लग रहा होता है। सिमिलरली बिजनेस में भी वॉलिटिलिटी है, बिकॉज बिजनेस इज मेड अप ऑफ ह्यूमन बींग्स। तो इसको इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट आपको रिमेंबर रखना है। अगर 3-4 साल में बिजनेस अच्छा करने वाले, देन देयर इज नो पॉइंट इन गेटिंग जिटरी, बिकॉज सी, अगर बिजनेस का इवेंचुअली आपको लगता है कि यहाँ से सेल्स डबल होने वाला है, जो बिजनेस का मार्जिन है 23-25% तक जाने वाला है, सो आई थिंक अगर यहाँ से सीक्वेंट की IRR मैथ करते हैं तो ऑलमोस्ट 20-21% का जो केगर है वो बैठते हैं ऑलमोस्ट, रफ रफ मैथ्स में। So I still personally am invested in the business. I still like the business, and these are some of the companies which are benefiting out of the healthcare trend. Then next trend that we have is of building materials. Building materials में पहली चीज तो हमारे पास एक सेक्टर आता है बाय द नेम ऑफ स्टील ट्यूब्स। तो स्टील ट्यूब्स अगर हम सेक्टर देखते हैं तो ऑलमोस्ट 5x के आसपास स्टील ट्यूब सेक्टर में ग्रोथ आ सकती है फ्रॉम 2018 के आसपास से। 4 मिलियन टन से सेक्टर 22 मिलियन टन के आसपास का हो सकता है। ग्लोबली अगर हम देखें तो इंडिया इज लाइक, इंडिया का जो स्टील ट्यूब स्ट्रक्चरल स्टील ट्यूब मार्केट है एज अ परसेंटेज ऑफ द इंटायर स्टील मार्केट ऑलमोस्ट 4% है। वैसे इफ आई टॉक अबाउट यूरोप तो वहाँ पे 11% के आसपास है। तो आई थिंक इंडिया का जो स्टील ट्यूब मार्केट है ये भी काफी फास्ट पेस पे ग्रो हो रहा है। एंड साथ साथ इंडिया का जो पाइप मार्केट है, माने जो प्लास्टिक पाइप्स का मार्केट है, वो सेक्टर भी आज अगर आप देखते हैं तो सब एस्ट्रल की बात करते हैं, मतलब एस्ट्रल में ये हो गया, एस्ट्रल में वो हो गया। एक्चुअली रीजन क्या है, इंडस्ट्री टेलविंड्स बहुत स्ट्रॉन्ग है। 18,000 करोड़ से इंडस्ट्री 55,000 करोड़ की हो गया, ऑलमोस्ट इंडस्ट्री पे 3x हो चुके हैं। तो इंडस्ट्री जब 3x होती है, जो उसमें ऑर्गेनाइज प्लेयर्स होते हैं उनकी ग्रोथ और भी ज्यादा फास्ट आती है। तो यहाँ पे अगेन एक इंटरेस्टिंग ट्रेंड क्या है, जो CPVC पाइप्स की इंडस्ट्री है 20-21% CAGR पे ग्रो कर रही है, वेयर जो PVC पाइप्स की इंडस्ट्री है 11-12% पे, HDPE की 12-13% पे, एंड PPR पाइप्स की 6-7% पे। एस्ट्रल कहाँ पे प्रेजेंट है इस वाले में, एंड जो PVC है इसके अंदर। सिमिलरली प्रिंस पाइप्स कहाँ पे प्रेजेंट है, जो 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 आपके फर्स्ट 2 सेगमेंट्स है इसके अंदर। तो बिल्डिंग मटेरियल में ये डिफरेंट कंपनीज हैं जहाँ पे बहुत ज्यादा मैसिव टेलविंड्स है, राइट। तो आई थिंक पहली कंपनी जो आपको थोड़ी सरप्राइजिंग लगेगी यहाँ पे, दैट इज बाय द नेम ऑफ ग्रीन पैनल। तो ये MDF की जो इंडस्ट्री है इस टाइम पे 23-24% CAGR पे ग्रो कर रही है। एंड MDF के जो लार्जेस्ट कंपेटिटर है, नेक्स्ट वीक में उनके साथ जो स्कटल बट है वो भी कर रहा हूँ। तो आई एम ट्राइंग टू मेक अ वीडियो फॉर ऑल ऑफ यू ऑन यूट्यूब, कि आप सबके लिए फायदा हो पाए, कि अगर इंडस्ट्री की कोई इंसाइट्स आ पाए। एंड यहाँ पे जो पॉलीकैब है वो भी जो वायर्स एंड केबल्स है इसी का पार्ट है। यहाँ तक जो हैवल्स है वो भी यहीं पे आती है, जो भी जितना भी बिल्डिंग मटेरियल है। साथ साथ APL अपोलो तो हमने देखा ही, एस्ट्रल पॉलीटेक्निक की हमने बात करी, क्रिसिल की वीडियो हमने चैनल पे ऑलरेडी बना ली थी आज से 2-3 मंथ्स अगो। सिरका पेंट्स करके एक और इंटरेस्टिंग कंपनी है जो यहाँ पे आती है, एंड इनका अभी रिसेंटली एक कैपेक्स लाइव भी है, तो साथ साथ यहाँ पे ग्रोथ भी काफी स्ट्रांग हो सकती है। प्रिंस पाइप्स भी यहाँ पे आती है, जो अपोलो पाइपिंग है, मान जो अपोलो पाइप्स है वो भी इसका एक पार्ट है। APL अपोलो एक्चुअली में हमारे लिए ऑलमोस्ट इज अ 7 बैगर, मतलब हम लोग APL अपोलो 2018 से लेके बैठे हुए हैं, तो इट्स ऑलमोस्ट अ 7 बैगर फॉर अस। एंड आई होप कि 14-15 बैगर हो जाए तो कैन बी वेरी इंटरेस्टिंग। बट बिजनेस में टेलविंड्स काफी स्ट्रॉन्ग थी ओवर अ लॉन्ग पीरियड ऑफ टाइम, इस वजह से 7 बैगर के आसपास हो गया। एंड इस बिजनेस में भी ऑलमोस्ट 12 मंथ्स के आसपास स्टॉक प्राइस डिडंट गो एनीवेयर, मतलब आई हैड टू बी वेरी पेशेंट विद इट। तो जो मिड एंड स्मॉल कैप इन्वेस्टिंग होती है, इसमें यू हैव टू हैव दिस एलिमेंट ऑफ पेशेंस। एंड एट दी एंड अगर 15-17 स्टॉक्स का पोर्टफोलियो है तो हर बारी हर रोज कोई विराट कोहली नहीं बन जाता। 4-5 स्टॉक्स भी अगर विराट कोहली बन गए, बाकी से रिटर्न्स ओके भी आ गए, तो पोर्टफोलियो लेवल पे काफी स्ट्रॉन्ग रिटर्न बन जाते हैं। देन यहाँ पे एशियन पेंट्स या पेंट्स कंपनी जितनी भी है, एक्जो नोबल, नेरोलैक, बर्जर पेंट्स, ये सारे एग्जांपल्स हैं। पिडलाइट भी यहीं पे आते हैं। सो कि इन बिल्डिंग मटेरियल के अंदर काफी स्ट्रॉन्ग टेलविंड्स है ओवर अ लॉन्ग पीरियड ऑफ टाइम। बिल्डिंग मटेरियल एंड होम इंप्रूवमेंट प्लेस हम कह सकते हैं। तो ऑलमोस्ट ऑन लाइक 30th अक्टूबर को हम लोग एक्चुअली में जो रियल एस्टेट सेक्टर है, टिपिकली जो डेवलपर्स होते हैं, हमने उसको इसके अंदर नहीं डाला हमारे प्रेजेंटेशन में। पार्ट ऑफ द रीजन इज क्योंकि ये सेक्टर थोड़ा सा सिक्लिकल रहता है, माने 2-3 इयर्स 4 इयर्स के लिए अच्छा करता है, देन से एक लॉन्ग स्लंबर में चले जाते हैं। बट अब इसका जो अच्छा टाइम है नेक्स्ट 3-4 इयर्स में आ गया, बिकॉज जो ऑर्गेनाइज प्लेयर्स हैं दे विल बी डूइंग वेरी वेल। तो 30th अक्टूबर को वी आर डूइंग अ वेबिनार, अगर आप इंटरेस्टेड है तो आप अटेंड कर सकते हैं। बट वी आर ट्राइंग टू एनालाइज ओनली दोज डेवलपर्स विच आर एक्सट्रीमली क्लीन, एंड जहाँ पे एक एसेट लाइट बिजनेस भी है। तो आई थिंक एक बहुत इंटरेस्टिंग कॉन्सेप्ट आ रहा है आजकल रियल एस्टेट के अंदर, एसेट लाइट डेवलपर्स का। तो उसमें एक डेवलपर है जिसकी हम बात करेंगे, जहाँ पे 1,000 करोड़ के आसपास या 1,000 करोड़ के आसपास दैट कंपनी कैन डू कैश फ्लो फ्रॉम ऑपरेशंस।
और आज मार्केट कैप ही 6,000 करोड़ का है एंड कैश फ्लो फ्रॉम ऑपरेशन 250 करोड़ के आसपास के। तो ऑलमोस्ट सीएफओ में 3x 4x के आसपास हो जाएगा एंड इंक्रीमेंटल आरओसी उस कंपनी के अंदर काफी ज्यादा हाई है। So 30th October को is the webinar. If you want to register, so I think you can find it like in the description of the video. But now just coming to the next sector, that is the internet penetration and the increasing internet penetration. तो इंडिया में 45% से इट इज एक्सपेक्टेड कि इंटरनेट पेनिट्रेशन विल गो टू 75% के आसपास। यूएस के अंदर 90% है, चाइना के अंदर ऑलरेडी 65% है एंड वी ऑल हैव टू थैंक मिस्टर मुकेश अंबानी फॉर दिस। जियो तो जब से रिलायंस जियो आया है एक्चुअली में सोसाइटी में पॉजिटिव इम्पैक्ट काफी ज्यादा है। अगर आज ना आया होता रिलायंस जियो तो शायद से आज भी हम जो 1 GB का डेटा है 250 रुपीज पे खरीद रहे होते। पर आज 1 GB का डेटा एक दिन में कैसे यूज कर लेते हैं आपको पता ही नहीं। अगर आप ये वीडियो भी देख रहे हैं तो आपका काफी ज्यादा डेटा यूज हो रहेगा। सो अगेन अ वेरी इंटरेस्टिंग कॉन्सेप्ट ऑफ इंक्रीजिंग इंटरनेट पेनिट्रेशन। तो इंटरनेट पेनिट्रेशन के साथ साथ जो प्लेटफॉर्म बिजनेसेस हैं, एक्सचेंजेस हैं, ये सारी अच्छा कर रही है। ये इंडियन ट्रेंड नहीं है, दिस इज अ ग्लोबल ट्रेंड, राइट। यहाँ पे सबसे पहले जो सारे गामा का बिजनेस है, हमने मई में एनालिसिस करा था इसका आपके साथ। उस टाइम पे कमेंट सेक्शन में उल्टे सीधे कमेंट्स काफी आए थे कि अभी ऑलरेडी इतना ऊपर जा चुके, ऑलरेडी इतना ऊपर जा चुके। बट इवन फ्रॉम देयर इट डबल्ड, राइट, फ्रॉम इवन 2000 टू 4200 ऑलमोस्ट। सो अगेन एन इंटरेस्टिंग कॉन्सेप्ट इज कि वैल्यूएशन और प्राइसिंग में डिफरेंस होता है। प्राइस ऑफ अ स्टॉक इज डिफरेंट देन द वैल्यूएशन ऑफ अ स्टॉक। तो जब कोई लिखता है ऐसा कोई लिखता है कमेंट सेक्शन में, तभी समझ जाता हूँ कि इस पर्सन को वैल्यूएशन की अंडरस्टैंडिंग नहीं। So we actually are invested in Saregama just as a pure disclosure at 1300 1400 rupees. But again interesting element is कि इस इंडस्ट्री के अंदर 25% की ग्रोथ आ रही है। जो म्यूजिक लाइसेंसिंग इंडस्ट्री में अगर 20-25% CAGR की ग्रोथ है तो जो उसके अंडरलाइन प्लेयर्स हैं वो तो ग्रो करेंगे 20-25% पे। तो वी आर लुकिंग फॉर सर्टेन ग्रोथ। अब मेरी गलती नहीं है कि अगर आप प्राइस बेस्ड एनालिस्ट हैं, वी आर वैल्यूएशन बेस्ड एनालिस्ट। अगर आप प्राइसिंग देखते हैं, अगर आप बिजनेस नहीं देख रहे, बिजनेस एनालिस्ट नहीं है, वैल्यूएशन को एनालिसिस नहीं कर सकते, तो देन बेसिकली लीव द थिंग। बेसिकली अगर आपको लगता है तो जब जब बुल मार्केट और जब बेसिकली कभी कभी मार्केट डाउन भी जाती है तो उस टाइम पे जितने भी बिजनेसेस हैं दे गेट एन इम्पैक्ट। तो अगर आप प्राइसिंग बेस्ड एनालिसिस है कभी भी लॉन्ग टर्म इन्वेस्टिंग कर ही नहीं सकते। देन टिप्स का रिसेंटली डीमर्जर हो रहा है, टिप्स की भी वैल्यूएशन इस टाइम पे काफी अट्रैक्टिव है। आई थिंक 22 टाइम्स ऑपरेटिंग प्रॉफिट पे बिजनेस अवेलेबल है, which is again a very interesting business. 60-70% operating profit gets converted into free cash flow. तो ये दोनों बिजनेस काफी इंटरेस्टिंग है। इंडिया मार्ट की हमने पहले बात करी है, जो प्लेटफॉर्म वेबिनार है उसमें भी। आईएक्स सीम्स इंटरेस्टिंग, बट आईएक्स के केस में अभी एमबीईडी जो नॉर्म्स है रिसेंटली इंप्लीमेंट हो रहे हैं, तो जो मार्केट कपलिंग है वो भी इंप्लीमेंट हो रही है। तो आईएक्स के केस में नेक्स्ट 2-3 ईयर्स में प्रॉफिटेबिलिटी काफी तेजी से ग्रो करेगी। बट आईएक्स के केस में वी आर एक्चुअली इन्वेस्टेड हियर। बट एक जो मेरे को इस टाइम पे प्रॉब्लम लग रही है कि इट विल कन्वर्ट फ्रॉम एन एक्सचेंज टू अ ब्रोकर। तो ये ना हो कि इसको जो ब्रोकर वाली वैल्यूएशन है वो मिले, क्योंकि ब्रोकर की वैल्यूएशन डिफरेंट होती है एज कम्पेयर टू एन एक्सचेंज। एक्सचेंज इज अ मोनोपोली ऑफ सॉर्ट्स, बट ब्रोकर इज नॉट अ मोनोपोली। ब्रोकरेज मीन्स दैट मोर प्लेयर्स कैन एंटर द इंडस्ट्री। तो ये एक प्रॉब्लम है जो मेरे को इस टाइम पे आईएक्स की वैल्यूएशन में लग रही है, कि क्योंकि नेक्स्ट 2-3 ईयर्स में बिजनेस में मेरे को ये अनसर्टेनिटी है कि एक्चुअली में अगर ये एक्सचेंज से ब्रोकर बन गया तो इसको वैल्यूएशन की ब्रोकर वाली ना मिलने लग जाए। देन एक और बिजनेस है बाय द नेम मल्टी कमोडिटी एक्सचेंज, एमसीएक्स। एमसीएक्स में अगर सिर्फ ग्रोथ की कंपनी, अगर वॉल्यूम ग्रोथ आने लगी, एमसीएक्स विल हैव अ सिमिलर आउटकम लाइक आईएक्स। आई एम नॉट इन्वेस्टेड इन द कंपनी, बट एमसीएक्स सीम्स एक्सट्रीमली इंटरेस्टिंग एट दिस मोमेंट। सीडीएसएल की हम बात कर ही चुके हैं, कैम्स की भी हम बात कर ही चुके हैं, बट कैम्स आई थिंक मेरे को थोड़ा सा इस टाइम पे, आई एम नॉट अ प्राइसिंग बेस्ड लाइक एनालिस्ट, मेरे को वैल्यूएशन के बेसिस में थोड़ा सा एक्सपेंसिव लगता है। क्योंकि कैम्स के बिजनेस में एक खराब चीज क्या है कि जैसे जैसे उनका साइज बड़ा होएगा वैसे वैसे जो एएमसीज है उनकी जो कमीशन है वो भी घटते जाएगी, तो कंप्रेशन आएगा। तो वो एक इंपॉर्टेंट एलिमेंट है जो आपको देखना है कि खराब मार्केट में क्या होता है। साथ साथ अगर आपके पास साइज के साथ प्राइसिंग नहीं आती तो देन दैट इज अगेन अ रिस्क इन द बिजनेस। देन वन मोर ट्रेंड दैट वी हैव, दिस इज द फोर्थ की ट्रेंड दैट वी आर डिस्कसिंग, इज द केमिकल एक्सपोर्ट्स फ्रॉम इंडिया। तो इंडिया के केमिकल एक्सपोर्ट्स आर ग्रोइंग एट 13% CAGR। एंड ये एक ऐसी इंडस्ट्री है जहाँ पे बेसिकली अगर आपने डार्ट भी थ्रो करी होती लास्ट 2-3 ईयर्स में तो यू वुड हैव बेसिकली स्पॉटेड अ विनर। तो कभी कभी यू नीड टू गेट द फैक्टर राइट एज वेल। तो केमिकल्स में यही हुआ, अगर आप यू गॉट द फैक्टर राइट, अगर लास्ट 3 ईयर्स में अगर आपने अगर फैक्टर पकड़ लिया सही, माने अगर सेक्टर आपने सही पकड़ लिया,
then again you can potentially it can lead to a lot of wealth creation. So last 4 years में I've been personally invested across Aarti Industries, मतलब we sold recently. Same goes for Vinity Organics. We were also invested in we are still invested in Naveen Fluorine, PPI Industries type company. Like साथ साथ यहाँ पे और भी इंटरेस्टिंग कंपनीज हैं by the name of Fairchem Organics. There is also a very micro cap company by the name of Yasho Industries. याशो इंडस्ट्रीज के अंदर क्या हुआ है, जो मिस्टर अनुराग सुराना है जिन्होंने पीआई इंडस्ट्रीज में 23 इयर्स काम करे एंड साथ साथ इस कंपनी में आके उनका सीएसएम बिजनेस सेटअप करे, अब वो याशो इंडस्ट्रीज के इंडिपेंडेंट डायरेक्टर बन गए. तो अगेन सीम्स इंटरेस्टिंग. एक और कंपनी है वो डीएमसीसी, जो हमने दिसंबर के वेबिनार में भी डिस्कस करी थी. सो अगेन दीपक नाइट्राइट की मैं आपसे काफी बारी बात कर चुका हूँ. सो ऑल दीज कंपनीज आर बेनिफिटिंग फ्रॉम चाइना प्लस वन थीम. चाइना प्लस वन थीम में जो राज रतन ग्लोबल वायर्स है वो भी इसका पार्ट है, बिकॉज चाइना के अंदर 2-3 जो प्लांट्स है वो शट डाउन हो गए हैं ऑफ बीड वायर. तो दिस इज अगेन एन इंटरेस्टिंग कंपनी. जुलाई में हमने जो टॉप 10 स्मॉल कैप बिजनेसेस है उसमें पहला बिजनेस इसी की बात करी थी. सो अगेन ऑल दीज कंपनीज आर बेनिफिटिंग आउट ऑफ टेल विंड्स. एक यहाँ पे और जो कंपनी है जो अभी काफी लोग उसकी बात नहीं कर रहे, इस बाय द नो रैलीज इंडिया, जो टाटा की कंपनी है. इसमें 600 करोड़ का कैपेक्स हो रहा है इस टाइम पे. एंड इंटरेस्टिंग थिंग टू नोटिस विद रैलीज इंडिया इज कि काफी लोग इस टाइम पे बात ही नहीं कर रहे कंपनी की. तो ऐसा हमें इंटरेस्टिंग लगता है जब कंपनीज में ऐसा हो रहा हो. तो दिस इज वन कंपनी विच वी आर ऑल्सो स्टडीइंग एंड सीम्स एक्सट्रीमली इंटरेस्टिंग, राइट. केम्प्लस सनमार्क करके भी एक कंपनी है जो लोगों ने बोला था प्रमोटर पे इशू है, बट फेयरफैक्स ग्रुप ने इसमें इन्वेस्ट करा है. फेयरफैक्स इज द वन बफेट ऑफ कैनेडा. सो अगेन समटाइम्स अगर ऐसा कोई ग्रुप इन्वेस्टेड हो जो विच इज सॉर्ट ऑफ रन्स लाइक अ प्राइवेट इक्विटी, तो सीम्स एक्सट्रीमली इंटरेस्टिंग. क्योंकि एक मिसकंसेप्शन होता है कि इस फेयर वैल्यू पे डीलिस्ट हुआ था, बट उस टाइम में भी 75 रुपीज पे डीलिस्ट हुआ था. आई एम नॉट इन्वेस्टेड इन द कंपनी, बट आई थिंक जो एक मिथ है उसको हटाना काफी जरूरी रहता है. जो एक मिसकंसेप्शन बन जाता है लोगों के दिमाग में व्हाट्सएप फॉरवर्ड से, वो भी हटाना जरूरी रहता है. बिकॉज जो फेयरफैक्स इंडिया दैट इज इन्वेस्टेड, जस्ट सर्च फॉर फेयरफैक्स इंडिया, जस्ट सर्च फॉर प्रेम वत्सा and see his track record, right? Then we have the element of financials. Financials is a hated word today, but long term tailwinds अभी भी हैं financials में, right? तो हम बहुत कम financials track करते हैं. इंश्योरेंस में भी हम काफी कम चीज ट्रैक करते हैं financials में. बट financials में what I like is कि if economy is okay and अगर बहुत ज्यादा headwinds अगर economy में हट जाती है 1-2 साल में, तो financials के लिए FY22 एक लो बेस है. FY23, 24, 25 में काफी स्ट्रॉन्ग ग्रोथ दिखेगी. तो इक्विटास स्मॉल फाइनेंस बैंक की मैंने आपके साथ बात ही कर ही ली है. तो कल ही रात को इनका इक्विटास होल्डिंग को का जो बेसिकली इक्विटास होल्डिंग को का जो रिवर्स मर्जर है वो इक्विटास स्मॉल फाइनेंस बैंक के साथ सेबी ने अप्रूव करे. तो कल रात को एक डॉक्यूमेंट आया था, आप चेक भी कर सकते हैं. तो वी आर इन्वेस्टेड इन इक्विटास होल्ड को, नॉट इन इन्वेस्टमेंट एडवाइस. आवास फाइनेंशियर्स वी यूज्ड टू बी इन्वेस्टेड, मतलब लोग कहते हैं फाइनेंशियल्स में पैसा नहीं बनता, बट हमने जो आवास फाइनेंस है इसके अंदर बनाया. Because this is the best listed housing finance company in the country by far. There is not even a comparison. लोग कैनफिन होम्स की बात करते रहते हैं, बट आवाज फाइनेंस इज लाइक डे एंड नाइट डिफरेंस बिटवीन कैनफिन होम्स. कैनफिन होम्स जो डीएसए है उनसे सारे लोन सोर्स कर रही है. आवाज फाइनेंस की इन हाउस ही पूरी टीम है. साथ साथ कैनफिन होम्स में लेवरेज इस टाइम पे 8 to 9x के आसपास है. कैनफिन होम्स में 2 बारी कंपनी बिकने के लिए आई थी, दोनों बारी कंपनी नहीं बिकी. लोगों का क्या आर्ग्यूमेंट है कि जो लाइबिलिटी साइड है वहां पे जो कैनरा बैंक है उसका एडवांटेज है. बट लेट मी आस्क यू अ क्वेश्चन, अगर कंपनी कल को बिक जाती है तो कैनरा बैंक का देयर इज नो लॉन्गर अ रोल टू प्ले, राइट? एंड थर्डली कैनफिन होम्स इज मोर फोकस्ड टुवर्ड्स द गवर्नमेंट एम्प्लॉइज. यहाँ पे 15-20% से ऊपर ग्रोथ आना मुश्किल है. अगर एक हाउसिंग फाइनेंस कंपनी रियल एस्टेट बूम के अंदर या प्रॉपर्टी बूम के अंदर 25-30% से नहीं ग्रो करती, तो अगेन दैट इज एन अपॉर्चुनिटी कॉस्ट लॉस. तो ये क्वेश्चन मैं कैनफिन बुल से बार बार पूछता हूँ कि जो लाइबिलिटी साइड पे द कंपनी गेट्स सोल्ड, मतलब ऑलमोस्ट 2 times बिकने के लिए आई एंड लाइक बोथ द टाइम्स देयर वाज नो बायर फॉर द कंपनी. सो दैट इज अ क्वेश्चन दैट यू हैव टू आस्क योरसेल्फ. इवन दो कंपनी अच्छी है, बट कंपनी के अंदर एक और क्या रिस्क है कि कंपनी अगर फंड रेज करती है तो इनका आरओई इस टाइम पे इनका जो आरओए है काफी कम है. तो आरओई जो हमें दिखता है 15-20% का, दैट इज बिकॉज ऑफ इमेंस लेवरेज. 8 to 9x का जो लेवरेज है उसकी वजह से दिखता है. आई थिंक दिस इज द मोस्ट लेवरेज हाउसिंग फाइनेंस कंपनी, मतलब वन ऑफ द मोस्ट लेवरेज हाउसिंग फाइनेंस कंपनी. तो आपको ये चीज पूछनी है, अगर ये फंड रेजिंग करते हैं और अगर इनका जो बेसिकली इक्विटी डाइल्यूट होता है तो आरओई भी रिड्यूस कर जाएगा. तो ये कुछ एंटी थीसिस पॉइंटर्स हैं. इफ यू आर इन्वेस्टेड इन कैनफिन होम्स, सो यू शुड थिंक अबाउट, मतलब दिस इज अ कंपनी व्हिच अगेन नो डाउट आई हैव
like massive respect for the company, but still you need to be independent in your thinking. देन अरमान फाइनेंशियल करके कंपनी है, माइक्रो फाइनेंस में कभी इन्वेस्ट नहीं करूंगा, करूंगा तो अरमान फाइनेंस में करूंगा, बिकॉज कंपनी का जो एनबीएफसी है या जो कल्चर है क्वालिटी का, दैट इज जस्ट ऑफ द पार्क. मतलब क्रेडिट एक्सेस, ग्रामीण, स्पंदना स्फूर्ति, these companies are nothing in front of this company. Even a Bandhan Bank, I think, fails in front of an Arman Financial, because it's an extremely interesting business that the promoter has built. I'm not invested because microfinance में invest नहीं करता, but ये काफी अच्छी कंपनी है. Then ICICI Bank में एक टर्न अराउंड आ रहा है, which the new MD has bought in. ICICI Bank going forward might just end up outperforming HDFC Bank. IIFL Finance seems interesting, इस पे हम वीडियो भी बनाएंगे. ICICI Prudential Life Insurance, आपने देखा है कि ICICI ग्रुप ज्यादा है as compared to HDFC स्लाइड पे. Part of the reason is ICICI group has basically got its act back together, and इस टाइम पे जो वहाँ पे मैनेजमेंट चेंजेस हो रही हैं, जो स्ट्रैटेजी इंप्लीमेंट हो रही है, मेरे को काफी ज्यादा अच्छी लग रही है एज कम्पेयर टू इवन द HDFC ग्रुप. बजाज फाइनेंस की तो बात आपको सबको पता ही है, कोटक बैंक भी है. देन मुथूट फाइनेंस मेरे को काफी अच्छा लगता है. इट इज लाइक द कंसिस्टेंट कंपाउंडर. मुथूट फाइनेंस लास्ट 5 years में ऑलमोस्ट 4-5x के आसपास है, एंड अगेन अ वेरी इंटरेस्टिंग कंपनी. देन कंज्यूमर सेक्टर में इस टाइम पे वी आर बेसिकली मैरिको है, वैसे काफी सारी कंपनीज है, बट वी आर मेजरली ट्रैकिंग ओनली 2 कंपनीज, टाटा कंज्यूमर एंड रैडिको खैतान, क्योंकि जो हमारा ग्रोथ का हर्डल है ये कंपनीज उसको मीट कर जाती है. दैट इज व्हाई इट इज इंटरेस्टिंग. मतलब रैडिको खैतान इज एक्सट्रीमली इंटरेस्टिंग बिजनेस. कई लोग एक और भी आई थिंक अल्कोहल कंपनी, आई एम फॉरगेटिंग इट्स नेम, वो भी मेरे को एनालाइज करने के लिए बोल रहे हैं, हम लोग करेंगे एनालाइज. बट दीज 2 कंपनीज सीम इंटरेस्टिंग एज अ पार्ट ऑफ द कंज्यूमर सेक्टर. एंड देयर आर अदर कंपनीज व्हिच आर लाइकली टू डू वेल. इनको मैं किसी सेक्टर के अंदर नहीं डाल रहा इस टाइम पे. तो हमने एनालिसिस भी करा है. आई थिंक जो डालमिया भारत है उसका सीमेंट एक्सपेंशन का प्लान 5x है यहाँ से. जो गरवारे टेक्निकल फाइबर्स है, दैट इज एन इंटरेस्टिंग बिजनेस. सोना कॉमस्टार एक बहुत इंटरेस्टिंग बिजनेस है, क्योंकि 10,000 करोड़ की जो ऑर्डर बुक है कंफर्म्ड है, एंड नेक्स्ट 3 years में 650 करोड़ का कैपेक्स है. पर मैंने इस टाइम पे इसलिए नहीं लिया क्योंकि 190 की पी इस कंपनी की है. बट अगेन आई माइट एक्सपेरिमेंट विद दिस कंपनी. तो मतलब एक इंटरेस्टिंग बिजनेस है सोना कॉमस्टार का, क्योंकि 30-35% टाइप CAGR पे ग्रोथ आपको मिलने वाली है. बट अगेन वैल्यूएशन इस टाइम पे काफी स्ट्रेच लगती है. नो डाउट बिजनेस इज सुपर, मतलब बियॉन्ड सुपर बिजनेस है. 31%, 35% ROC एक ऑटो एंसिलरी बिजनेस के लिए करना इज लाइक ऑफ द चार्ट्स इन माय ओपिनियन. मतलब ऐसा आपको बिजनेस नहीं मिलेगा. बट अगेन कितना प्राइस्ड इन है, दैट इज एन एलिमेंट दैट यू हैव टू आस्क योरसेल्फ. तो कितना ज्यादा इसका जो वैल्यूएशन है, प्राइस इन है, दैट इज व्हाट यू हैव टू आस्क योरसेल्फ. बिजनेस वाइज परफेक्ट, नो डाउट्स, ग्रोथ परफेक्ट, बस वैल्यूएशन में एक थोड़ा सा रिस्क है. देन बाकी भी हमने उषा मार्टिन का पॉडकास्ट भी बनाया था, आप देख सकते हैं हमारी वेबसाइट से. टाटा पावर की वीडियो भी बनाई, एंड जो बिरला कॉप है इसकी, ये दिस आल्सो सीम्स इंटरेस्टिंग सीमेंट स्पेस में. So I think with this we end the session, and I'll just take a round of question and answers from the YouTube chat box. Just coming to the YouTube chat box, just opening that. Just a moment. All right. तो हाँ, जितने भी आपके questions हैं, I can basically take those questions. I'll just look at them. Right. Right. So Gurvinder Singh has a question. Dixon Technology. Dixon is a good business, but वो contract manufacturing में interesting है. मतलब that seems to be मतलब contract manufacturing में जो margins है काफी low होते हैं, तो वो थोड़ा सा एक डर का aspect रहता है बस उसके अंदर. IDFC First Bank, उसमें मतलब I do not bet on turnarounds in financials. अगर आप कर रहे हैं तो मेरे को कोई प्रॉब्लम नहीं है आपसे, आप अपनी इन्वेस्टिंग फिलोसफी फॉलो कर रहे हैं. बट जो मेरी फिलोसफी है वो कहती है कि फाइनेंशियल्स में टर्न अराउंड की तरफ मैं थोड़ा सा कम जाता हूँ. तो दैट इज जस्ट माय ओन इन्वेस्टिंग फिलोसफी. आपको वो नहीं करनी चीज. अगर आपको अच्छा लगता है तो हमने चैनल पे वीडियो भी बना रखी है, उसमें सारे फैक्ट्स भी दिए. तो आप बेसिकली कर सकते हैं. मतलब दैट इज समथिंग दैट यू कैन डू. HLE Glasscoat is an interesting business, but again 140 पे 150 के मल्टीपल पे फॉर अ कैपिटल गुड्स कंपनी मेरे को नहीं समझ आता. Video on Mastech by Arpan Mehta. Right, so Arpan, we will be doing a video on Mastech, so that is a long pending request. I agree with you. And मैंने कंपनी पढ़ भी रखी है एक्चुअली में. मतलब वीडियो का जो हमारा मटेरियल है प्रिपेयर भी हो रखा है. बट वही है कि पहले आई एम जस्ट वांटिंग टू कवर दिस बिल्डिंग मटेरियल बिजनेस, जहाँ पे मैं स्कटल बट कर पा रहा हूँ. उस बिजनेस में 30-35% की
जो ग्रोथ है आ सकती है, मतलब मैस्टेक से भी फास्टर ग्रोथ आ सकती है, राइट। IRCTC माइट नॉट बी राइट नाउ, मतलब अगेन इंटरेस्टिंग बिजनेस, वी हैव ऑलरेडी कवर्ड ऑन द चैनल, तो आप वो वीडियो भी देख सकते हैं हमारा व्यू जानने के लिए। लक्ष्मी ऑर्गेनिक्स इंटरेस्टिंग बिजनेस, फ्लोरीन के अंदर आ रहे हैं ये लोग भी, तो दैट इज वन बिजनेस दैट आई एम कंसिस्टेंटली ट्रैकिंग। तो लक्ष्मी ऑर्गेनिक्स सीम्स टू बी एन इंटरेस्टिंग बिजनेस। कैस्ट्रॉल इंडिया, आई डोंट थिंक कि इंडस्ट्री के अंदर ग्रोथ आने वाली है, तो कैस्ट्रॉल इज समथिंग विच आई एम बेसिकली टाइप ऑफ नॉट, आई एम नॉट इन्वेस्टेड इन, एंड बेसिकली अगर 1-2% ग्रोथ ही लेनी है इससे अच्छा तो फिर आप इन्वेस्टिंग कर ही क्यों रहे हैं, आई थिंक दैट इज व्हाट आई थिंक। Then there is a question on what is your view on Castrol हो गया, associate alcohol again, Radico Khaitan actually thing is कि it's easier to track as compared to these companies because they don't do on calls. एसोसिएट अल्कोहल में आप एक बार शायद से चेक भी करना, एक टाइम पे जो मैनेजमेंट का सैलरी था वो काफी ज्यादा आया था, तो वहाँ पे एक इंटरेस्टिंग उन्होंने गेम खेला था जो मैनेजमेंट को बोर्ड पे नहीं बिठाया था, एज आई थिंक इंडिपेंडेंट, मतलब आई थिंक मैनेजमेंट को एज एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर दिखा के आई थिंक 15 to 20% ऑफ द पैट एज सैलरी वाज बीइंग टेकन, सो वो आपको एक बार चेक करना चाहिए। सिटी गैस सेक्टर्स दे विल लाइकली डू वेल, बस वही है कि इट इज ऑल बेस्ड अपॉन योर एनालिसिस कि हाउ मेनी कंपनीज हैव यू एनालाइज्ड, एंड दीज आर सम ऑफ द कंपनीज जहाँ पे मेरे को लगता है कि ग्रोथ आ सकती है इन टर्म्स ऑफ डबल डिजिट्स। Grindwell Norton, that seems to be an interesting play as an FMIG business. Car trade, I don't think कि car trade, basically I'm not invested in car trade, and I don't have too much of a favorable opinion as well, so that is just my view। मैंने थोड़ा सा बट इस टाइम पे जो उसके मल्टीपल्स भी हैं तो उसमें जो प्रॉफिटेबिलिटी बेक इन हो रही है इस टाइम पे, मेरे को लगता नहीं कि शायद से उतनी प्रॉफिटेबिलिटी आ पाएगी, तो अगेन आपको खुद का व्यू बनाना चाहिए, पर मेरे को लगता है जो इस टाइम पे प्रॉफिटेबिलिटी बेक इन है कार ट्रेड में उतनी नहीं आ सकती शायद से। इंटेलेक्ट डिजाइन एरिना, दैट सीम्स टू बी एन इंटरेस्टिंग बिजनेस, बट मैंने ये बिजनेस पढ़ने की ट्राई करी तो इसके अंदर मैं वो नहीं कर पाया, डीडी माने माने कि मैं ये नहीं जान पाया इनके कस्टमर्स या कंपेटिटर्स से कि व्हाई शुड इंटेलेक्ट डिजाइन एरिना विन। तो ये क्वेश्चन आप भी अपने आप से पूछिए कि आप ये आंसर दे पा रहे हैं या नहीं दे पा रहे। इवन दो बिजनेस इज इंटरेस्टिंग कि एक इंडिया से एक आईटी प्रोडक्ट बिजनेस निकल के आ रहे हैं, बट विच इज समथिंग टू बी प्राउड ऑफ, बट इसके अंदर जो एक एलिमेंट कि एक्चुअली में इनका प्रोडक्ट विन करेगा या नहीं करेगा, दैट इज समथिंग दैट इज अननोन टू मी बेसिकली। इंग्रीविया आई हैव ऑलरेडी टॉक्ड अबाउट। सिंजीन अगेन कैपेक्स पूरा हो चुका है, अब 1-2 साल लगेंगे इन टर्म्स ऑफ रेगुलेटरी क्लियरेंसेस, बट FY 24-25 से जो रियल ग्रोथ है वो स्टार्ट होगी, तो माने FY 23 के एंड से आपको यहाँ पे जो ग्रोथ है दिखनी चालू हो जाएगी, तो आई थिंक नेक्स्ट 1 या 2 years में ग्रोथ विल बी रिलेटिवली फ्लैट 10-12%, बट 20-23% टाइप्स ग्रोथ FY 23-24 से ही दिखेगी आपको। योर मनापुरम फाइनेंस, सी मनापुरम फाइनेंस चीप बहुत है, नो डाउट बहुत चीप है, but I think they are kind of losing market share in the gold finance business. So this is why I prefer even an IFL finance to Manappuram finance these days. But it's a cheap business. अगर वहाँ पे growth दिखने लग गई वापस, तो there is a probability that it can re-rate. Undervalued stock, अभी Equitas Small Finance Bank की वीडियो बनाई थी थोड़े टाइम पहले, वो आप देख सकते हैं, राइट। एंथनी वेस्ट की वीडियो बनानी है सौरभ उपाध्याय, तो एंथनी वेस्ट की भी वीडियो नेक्स्ट 2-3 weeks में वी आर प्लानिंग टू मेक, right? Yeah, Heikel में there will be an impact because of the Chinese raw material, that is true. तो वो 1-2 quarter का impact रह सकता है, and इस बार ये जो मार्च में फ्लड्स आए हैं वो भी impact रह सकता है, बट कंपनी के जो कैपेक्स प्लान्स है नेक्स्ट 3-4 years में दैट सीम टू बी एक्सट्रीमली पॉजिटिव। अगर आपका बेसिकली अगर आपने 15-20 टाइम्स मल्टीपल पे ले रखा है तो अगेन यू जस्ट लीव इट फॉर 4-5 years, मतलब आई वुडंट डू एनीथिंग एल्स। सो बेसिकली आई लाइक द कंपनी, अगर नेक्स्ट 1 year की हेडविंड्स है तो दैट अगेन कुड बी एन इंटरेस्टिंग अपॉर्चुनिटी इन माय ओपिनियन। अगर आपको बिजनेस का लगता है कि यहाँ से बिजनेस 800 से 850 करोड़ का ऑपरेटिंग प्रॉफिट कर देगा, अगर आज जो 377 करोड़ का है, सो अगेन आप 3-4 साल में क्या देखते हैं कि ऑपरेटिंग प्रॉफिट डबल हो या डबल से ज्यादा हो, और नेट प्रॉफिट तो यहाँ पे जो डबल से भी ज्यादा होगा क्योंकि टैक्स रेट अब 25% के आसपास आ रहे हैं। सो दैट इज वन बिजनेस आई बेसिकली लाइक, बट नेक्स्ट 3-4 years ऑफ पॉइंट ऑफ व्यू से काफी लोग देखेंगे कि अगला क्वार्टर रिजल्ट नहीं आए तो काफी लोग नहीं कर पाएंगे, बट आई थिंक मिड एंड स्मॉल कैप इन्वेस्टिंग यही होती है, 1-2 क्वार्टर में आपकी जो प्रॉफिटेबिलिटी है उसमें वॉलिटिलिटी आएगी। सेम बालाजी माइंस के अंदर भी हुआ था, काफी लोग निकल गए थे मेरे को याद है,
स्टॉक 600 से 400 का आ गया था, एंड आई थिंक इन द इंटायर वर्ल्ड सोल्ड द स्टॉक, बिकॉज वहां पे जो मार्जिन की वॉलेटाइल आ गई थी, जो वॉलेटिलिटी है वो आ गई थी. Now today same stock has gone almost to 4600. So again mid and small cap businesses में volatility का aspect रहता है, which are just emerging. If you can't handle that, so better आप वैसी टाइप इन्वेस्टिंग मत ही कीजिए. हम लोग क्या करते हैं कि हम हाई आरओसी बिजनेसेस जो ऑलरेडी एस्टैब्लिश्ड है वो, एंड जो ऐसे बिजनेस है जो भी एस्टैब्लिश हो रहे हैं, इनका जो मिक्सचर है वो फॉलो करते हैं हम अपनी इन्वेस्टिंग जर्नी में. Nazara Technologies, it's an okay business. I just don't get the acquisitions which they keep doing. तो वो आपको एक चीज देखनी पड़ेगी. But again, I like my view won't be too much informed. Again, तो मैं ज्यादा व्यू आपको दूंगा ही नहीं. जब तक मैं खुद ना पढ़ूं या खुद का ओपिनियन ना बनाऊं तो बेटर है, तब तक मैं आपको बताऊं ही ना. राइट. Again, 2-3 more questions that we'll take. Ayush has a question. Have you studied Eris Life Sciences, dominant pure play in domestic market? Yeah, Eris Life Sciences is a good business. Well, I had the option of investing in JB Chemicals or Eris Life Sciences, but I ended up choosing the former one. Part of the reason is that why we invested in JB Chemicals was कि 4 प्रोडक्ट्स में इनकी ऑलरेडी डोमिनेंट फ्रेंचाइजी थी, एंड साथ साथ यहाँ पे ऑपरेटिंग लेवरेज के काफी लीवर्स थे. एरिस लाइफ साइंसेज में मार्जिन वाज ऑलरेडी हाई, बट जेबी केमिकल्स में मार्जिन वेंट फ्रॉम 21-22% टू 27-28%. सो दैट वाज पार्ट ऑफ द रीजन फॉर इन्वेस्टिंग, क्योंकि इंक्रीमेंटल जो मार्जिन है वो दैट वाज हायर देन एरिस. एरिस का ऑलरेडी काफी हाई है, तो एरिस को न्यू न्यू जो प्रोडक्ट्स है वो लॉन्च करने पड़ेंगे. तो जेबी में हमें जो इंक्रीमेंटल मार्जिन है वो भी मिला, और अब जो न्यू मैनेजमेंट आई है वो डिफरेंट डिफरेंट थेरेपीज और जो प्रोडक्ट्स है वो भी लॉन्च कर रही है. Have you allocation which yeah, allocation question I won't be able to answer because we are not running an advisory or something. So that is up to you. जो आपको लगता है कि क्या allocation होनी चाहिए, कि अगर मतलब that is something जो आपको खुद के comfort से होना चाहिए. Now example देता हूँ आपको. तो हमारे मतलब I know someone who's a friend of mine. उसके basically जो grandfather हैं, he was a chemical engineer. And last 20 years में he's been only invested in Pidilite, Balaji Amines, Alkyl Amines, Aarti Industries, and I think there was one more small cap company. I'm just forgetting the name. And एक दो खराब कंपनीज भी थी. आई थिंक पुष्कर केमिकल्स के अंदर थी शायद से वो, if I'm not mistaken. 7-8 कंपनीज थी जिसमें से 2-3 कंपनीज खराब हुई, बट बाकी जो उनकी 5 कंपनीज थी वहां पे ऑलमोस्ट 80-90 बैगर के आसपास रिटर्न है. तो एलोकेशन हमेशा आपकी अंडरस्टैंडिंग पे होती है. ये एक खराब मतलब जो एडवाइजरी या फिर जो मॉडल पोर्टफोलियोज है, इनका मॉडल क्यों खराब हो जाता है, मतलब ये क्यों नहीं चल पाता, क्योंकि एट दी एंड जो स्टूडेंट है या जो एडवाइजरी या ये सर्विस ले रहे हैं, उसकी अंडरस्टैंडिंग नहीं पता आपको. अगर एलोकेशन इज ऑलवेज डन अकॉर्डिंग टू योर अंडरस्टैंडिंग ऑफ द बिजनेस. उनको सिर्फ केमिकल सेक्टर पता था, उन्होंने सिर्फ केमिकल सेक्टर में पैसे डाले. किसी को सिर्फ कंज्यूमर सेक्टर पता होता है तो कंज्यूमर में डालेगा. अगर कोई 4-5 सेक्टर पढ़ सकते हैं, देन अकॉर्डिंगली आप अपनी एलोकेशन डिसाइड कर सकते हैं. राइट. आईटी सर्विसेज, या इट्स एन इंटरेस्टिंग सेक्टर. मैंने यहाँ से इस टाइम पे इसलिए एक्सक्लूड करा क्योंकि थोड़ा सा मेरे को ये रिस्क लगता है कि जो मार्जिन है ये कंपनीज मेंटेन नहीं कर पाएंगी. जैसे कल टीसीएस का भी रिजल्ट आया था तो मार्जिन 25.8% के आसपास आया, विच इज अगेन मार्जिन कॉन्ट्रैक्शन. जो टीयर 2 टीयर 3 आईटी बिजनेसेस है जहाँ पे अट्रिशन ज्यादा होगी, तो वहां पे एक उसका जो एलिमेंट है रिस्क का वो भी काफी ज्यादा रह सकता है. तो अगेन दैट इज समथिंग टू बी केयरफुल ऑफ. लॉन्ग लंबे समय में इंडिया का जो आईटी एक्सपोर्ट्स है वो तो अच्छा ही करेगा. दैट इज टू बी श्योर ऑफ. एस्ट्रल, प्रिंस पाइप्स. एस्ट्रल में क्वालिटी ऑफ इन्वेस्टर्स काफी ज्यादा अच्छे हैं, तो प्रिंस पाइप का अभी वैसा नहीं है, बट प्रिंस पाइप इज ऑल्सो एन इंटरेस्टिंग बिजनेस. एमटार पे भी वीडियो बनानी है. बजाज कंज्यूमर इंटरेस्टिंग, बट बजाज कंज्यूमर में ऑर्गेनिक ग्रोथ बहुत स्लो है, क्योंकि सेगमेंट की ग्रोथ 1-2% के आसपास है, तो दैट इज द रिस्क. I do not basically invest in type of Vakrangi type businesses, so or like your the other one which you named, Vatek Wabak type business. तो मेरे को EPC businesses इतना ज्यादा पसंद नहीं आते, इंजीनियरिंग टाइप. पारस डिफेंस अभी तो नहीं पढ़ा यार, तो कैसे ओपिनियन दूं. कैम्स, मैंने जो एक रिसेंटली वीडियो बनाई थी ऑन द टॉपिक ऑफ रिवर्स डीसीएफ, तो आप वो देख सकते हैं. तो आई थिंक दैट विल बी इंटरेस्टिंग फॉर यू टू वॉच. राइट. आई थिंक इंटरेस्टिंग क्वेश्चंस है. वील टेक 4-5 मोर क्वेश्चंस. एंड एक अच्छा क्वेश्चन क्या है, डू यू सी ग्रोथ इन विनिटी ऑर्गेनिक्स?
After addition of butyl phenols, acquisition of VL additives, which companies from chemical space will you favor over Vinity? See, I had a choice of investing between Navin Fluorine and Vinity. Vinity में प्रॉब्लम क्या है कि जो इंक्रीमेंटल मार्जिन है दैट इज ऑन द लोअर साइड, whereas नवीन में क्या है कि इंक्रीमेंटल मार्जिन इज ऑन द हायर साइड. So that was a choice that I had to make, and I ended up choosing Navin Fluorine क्योंकि ब्यूटाइल फिनॉल्स में 14-15% EBITDA मार्जिन है. ब्यूटिल और जो उसके आगे जाके अगर जो उसके जो उन्होंने अभी रिसेंटली एक्विजिशन करे वीरल एडिटिव्स का टू गेट इनटू डाउनस्ट्रीम ऑफ ब्यूटाइल फिनॉल्स, तो वहां पे भी मार्जिन 17-18% से मेरे को नहीं लगता ऊपर होने वाले. तो विनिति के पास प्रॉब्लम क्या है कि विनिति की प्रोडक्ट ओरिएंटेड स्ट्रैटेजी है. केमिस्ट्री तो अच्छी है उनकी, बट उनके प्रोडक्ट ओरिएंटेड स्ट्रैटेजी है. वेयरएज नवीन फ्लोरीन में केमिस्ट्री अपने आप में ग्रो कर रही है 8-9% पे फ्लोरीन की, एंड फ्लोरीन की यूसेज बढ़ते जा रही है. सो दैट वाज द चॉइस आई हैड टू मेक. बहुत ज्यादा वैल्यूएशन फर्क नहीं था आज से 2-2.5 साल पहले. तो देन आई एंडेड अप इन्वेस्टिंग इन नवीन फ्लोरीन. दैट इज अगेन जस्ट मी नॉट यू. तो आप देख सकते हैं, बट मेरे को लगता है विनिति में इंक्रीमेंटल मार्जिन विल कीप ऑन रिड्यूसिंग. सो दैट इज जस्ट माई, दैट इज प्योरली माई ओपिनियन. नेस्ले सी वो कंसिस्टेंट कंपाउंडर टाइप कंपनी है, वो तो लंबे समय में ऐसी कंपनीज जनरली अच्छा करते ही रहती हैं. मतलब नेस्ले में एक इंटरेस्टिंग चीज क्या है, अगर आप बाहर वाला नेस्ले देखेंगे तो बाहर वाला नेस्ले की ग्रोथ है 1-2% के आसपास, एंड बाहर उसकी पी है 40-45 के आसपास. इंडिया वाले नेस्ले की ग्रोथ है 12-14% के आसपास. इस वजह से पी भी मेरे को लगता है 70-80 के आसपास इसी वजह से, क्योंकि बाहर वाले जो कंज्यूमर है अगर उनकी भी पी 40-50 के आसपास है, जहाँ पे ग्रोथ 1-2% है, और इंडिया में अगर ग्रोथ 10-15% है, तो इंडिया में जनरली पी तो अपने आप ही हाई हो जाएगी, राइट. तो ये कॉन्सेप्ट है जो रिसेंटली मैं अप्रिशिएट करने लग गया हूँ, क्योंकि अब आप बाहर की कंपनीज पढ़ते हैं तो एक इंटरेस्टिंग एलिमेंट आपको समझ आने लगते हैं, राइट. ग्रेट. एक बार आप कमेंट सेक्शन में डू लेट मी नो इफ यू आर एंजॉयिंग द सेशन. इफ यू आर एंजॉयिंग द सेशन जस्ट राइट यस इन द कमेंट सेक्शन, राइट. Some more questions. Uh, I think Awas basically I got a better opportunity somewhere else, so that is why I switched sort of. Indian pesticides yet to read. So जब तक मैं पढ़ता नहीं आपको ओपिनियन देने से, तो it is like I'm basically lying to you. तो I don't want to lie to you sort of. मुथूट फाइनेंस, विशाल एक्चुअली आपको जाके बिजनेस पढ़ना चाहिए कि हाउ ऑपरेशनली हैवी द बिजनेस इज. सीएसबी बैंक, कैथोलिक सीरियन बैंक, रिसेंटली गोल्ड लोन काफी अग्रेसिवली एंटर कर रहा था. तो एक बार जाके पढ़िए कि उसके साथ क्या हुआ, एंड अभी वो अपने गोल्ड लोन के बिजनेस को डीग्रो कर रहे हैं. तो दैट विल गिव यू अ वेरी गुड हिंट कि ये बिजनेस में ब्रांच आपको चाहिए ही चाहिए, ऐसा बिजनेस है, राइट. एंड आपको एक ट्रस्ट का एलिमेंट बिल्ड करना ही पड़ेगा. हाँ, ऑनलाइन गोल्ड प्लेयर से एक रिस्क हो सकता है, बट मुथूट फाइनेंस फिर भी अपना 10-15% से एयूएम ग्रो करते जा रहे हैं. और इतना ऑपरेटिंग लेवरेज है बिजनेस में कि 10-15% एयूएम ग्रोथ आती है, 20-25% पैट ग्रोथ आती है. अगर आप मुथूट फाइनेंस की जस्ट गो एंड लुक एट द प्रॉफिट आफ्टर टैक्स ऑफ लास्ट 5 years, ऐसी कितनी कंपनीज आपको मिलेंगी जो उतनी फास्ट अपनी बेस पे अपना पैट ग्रो कर रही है? आई थिंक हार्डली फ्यू. तो आपको वो चीज एक बार करना चाहिए, एक्सपेरिमेंट, राइट. ग्रेट. न्यूजन सॉफ्टवेयर, कुणाल, प्रॉब्लम इसकी प्रोडक्ट बिजनेस है, वॉलेटिलिटी काफी रहेगी. कभी एक क्वार्टर में अच्छे नंबर्स आएंगे, 3 क्वार्टर में नंबर्स खराब आएंगे. सो अगेन दैट इज समथिंग दैट यू हैव टू सी कि अगर आप इतनी वॉलेटिलिटी, जो वॉलेटिलिटी आईटी प्रोडक्ट बिजनेसेस में आप ले सकते हैं, नहीं ले सकते. बट अच्छे इन्वेस्टर्स ने भी रिसेंटली इन्वेस्ट करा इस बिजनेस के अंदर. तो मैं बस आपको इतना ही बताऊंगा कि जो प्रोडक्ट बिजनेस है इंडिया से बहुत ज्यादा सक्सीड नहीं करे. अगर ये सक्सीड कर सकता है वेल एंड गुड, बट जो बेस रेट्स है वो सॉर्ट ऑफ अगेंस्ट है इस कंपनी के, राइट. इंडिया बुल रियल एस्टेट, जयनाम शाह, जो वी आर डिस्कसिंग दिस कंपनी ऑन 30th October. तो एक्चुअली में ऑलमोस्ट 50 पेज की स्लाइड बनी है इंडिया बुल रियल एस्टेट पे, तो ऑलमोस्ट, तो आई थिंक आई होप यू अटेंड, राइट. सीक्वेंट साइंटिफिक, सीक्वेंट की मैंने बात करी आपसे, 1-2 क्वार्टर खराब रहेंगे, बट आई थिंक लंबे समय में 2024-25 तक का जो इनका प्रॉफिटेबिलिटी है, दैट इन माय व्यू रिमेन्स इंटैक्ट. बट अगेन अगर आप स्मॉल मिड कैप बिजनेसेस में वॉलेटिलिटी आती है, क्योंकि ये बिजनेसेस आर जस्ट इमर्जिंग, एंड आई थिंक सीम्स टू बी एन एक्सट्रीमली इंटरेस्टिंग बिजनेस. मेरे को लगता है जो इनका एपीआई बिजनेस है, आज से 3-4 साल बाद वही इनकी वैल्यूएशन जस्टिफाई कर देगा. और अभी तो मैं इनके फॉर्मुलेशन बिजनेस और जो दूसरा बिजनेस है इनका सीडीएमओ का, उसकी तो मैं बात भी नहीं कर रहा.
तो ये आपको मेरे को ये बिजनेस इंटरेस्टिंग लगता है इस वजह से, राइट। we'll have 5 more minutes to go. I'll take more questions, right. भंसाली इंजीनियरिंग डीप सिक्लिकल कंपनी है, सो जस्ट बी अ लिटिल केयरफुल कि आप किस जो जो मार्जिन है उस पर आप एंटर कर रहे हैं. आई सीन द स्टॉक इवन फॉल बाय 70% वंस, सो जस्ट बी केयरफुल बिकॉज ये डीप सिक्लिकल बिजनेस है. मदरसन सुमी है, बहुत सारी सब्सिडीज हैं, तो आई एम जस्ट काइंड कॉशियस ऑफ द कंपनी, राइट. Tatva and Clean, both are fantastic businesses. Tatva, I think, is at a cheaper valuation than Clean Science. But Clean Science का cash flow is way better than Tatva. Tatva का cash flow इतना अच्छा नहीं है. Clean Science में cash flow की कोई भी problem नहीं है. तो Clean Science का ROC, मतलब प्लेटफॉर्म बिजनेस का ROC है Clean Science का. तत्वा में वो नहीं है, but Tatva is also a very good business. जो next 3-4 years में can grow very fast. But working capital, Clean Science का is way better than Tatva Chintan. So that is something to be looked at. पर तत्वा चिंतन उस इंडस्ट्री के अंदर है जहाँ पे ग्रोथ बेसिकली फास्ट है. तो अगेन दोनों बिजनेसेस काफी अच्छे हैं अपनी जगह पे, दोनों बिजनेसेस काफी अच्छे हैं, राइट. वन मोर क्वेश्चन. हाँ, क्लीन साइंस पे आई थिंक आई आंसर्ड द क्वेश्चन, सबका रिपीट ही हो रहा है क्वेश्चन. लॉरस लैब्स इंटरेस्टिंग बिजनेस है, मतलब आपका हमारा व्यू आपको पता ही है. सितंबर में हमने एनालिसिस करा था पराग, तो आप वो एनालिसिस देख सकते हैं पूरा. एविएशन बिजनेस झुंझुनवाला इज गोइंग फॉर इट. यार मेरे को ऐसा लगता है कि एज अ परसेंटेज ऑफ हिज नेटवर्थ इट इज वेरी लेस, so it can be an experiment, it can be a good experiment for him. Where aviation business basically truly does bad is आपका कॉस्ट जो होता है that is lowest on the first day, that's it. उसके बाद आपका कॉस्ट इंक्रीज ही होते जाते हैं, प्लेन पुराने होते जाते हैं, जो पायलट्स है उनकी प्रमोशन होते जाती है, सबकी प्रमोशन होते जाती है, आपकी एम्प्लॉयर सैलरीज बढ़ते जाती है. बट क्या उस स्पीड से टिकट का प्राइस बढ़ पाता है? मेरे को लगता है नहीं शायद से. तो और ये भी लगता है मेरे को कि इस बिजनेस में कॉस्ट काफी ज्यादा है. तो आई थिंक आपकी जो डेस्टिनी आपके हाथ में नहीं है. अगर आज अगर हम फ्यूल की बात करें, जो एविएशन टर्बाइन फ्यूल है, अगर आज उसके प्राइसेस काफी बढ़ गए तो वो दैट डजंट कम अंडर जीएसटी. अब सपोज करते हैं कि खुदा ना खासा फ्यूल के प्राइसेस काफी ज्यादा बढ़ जाते हैं अगले आज से 8-9 महीने में भी फ्यूल के प्राइस और 30-40%, 50% से बढ़ जाते हैं. देन व्हाट हैपेंस, राइट? ब्रूटली स्लॉटर्ड. तो ऐसा जहां पे कुछ बहुत ज्यादा खराब हो सकता है उस इंडस्ट्री में आपको जाना ही नहीं चाहिए. अगर कोई बड़ा इन्वेस्टर जा रहा है तो उनको जाने दीजिए. दे हैव द एबिलिटी टू इन्वेस्ट, दे हैव द एबिलिटी टू टेक पेन, राइट. एज अ स्मॉल इन्वेस्टर जिसका पोर्टफोलियो बहुत छोटा है, व्हाई डू यू हैव टू टेक पेन, राइट? दैट इज अ सिंपल आंसर फॉर यू. मोर क्वेश्चंस, राइट. यार हाई बेटा बेटा स्टॉक आई थिंक, मतलब I typically do not look at the beta of a stock because I think even if a stock is volatile, it can create wealth in the long run. Balkrishna Industries is a good example for you. It operates in a shallow cyclical industry. Whenever the cycle goes down, the stock falls, right? So it is more volatile than the market. But लंबे समय में it has beaten the market not by like 10-20, not by 5-6%, but by almost 15-20% types compounding से. तो business, that is the truth at the end of the day, right. Shankara building, I don't have a favorable opinion, sorry on this one. MSTC की हमने बात करी थी ऑलमोस्ट लास्ट February में बात करी थी. तो स्टोरी इसकी सेम ही है कि एक खराब वाला बिजनेस है विच इज बीइंग शट डाउन, विच इज गोइंग अवे, एंड जो प्लेटफॉर्म बिजनेस है दैट रिमेन्स. एंड आई विल सी अगर मैं आपको MSTC की वीडियो अनलिस्टेड फॉर्म में दे पाऊँ. तो हमने इसका ऑलरेडी डिस्कशन लास्ट February में कर लिया था. सो दैट इज एन इंटरेस्टिंग बिजनेस. यहाँ पे वेरिएंट परसेप्शन के ट्रिगर्स काफी सारे हैं, राइट. आई विल जस्ट टेक 3-4 मोर क्वेश्चंस, राइट. Someone had a question, sir, with 15 lakhs, how much to earn in a year from investing? See, truth is, अगर 20% रिटर्न लंबे समय में आ जाए, तो अगर आप 15 साल भी सर्वाइव कर गए इधर, then at the end of the day you will be extremely rich and you will be in just 1% of the investors जिनका 20-22% का लंबे समय में रिटर्न बनता है. जो आपको ये बोलते हैं कि हर साल 100% रिटर्न आएगा, दैट इज फॉल्स. इन्वेस्टिंग इज नॉट मेंट फॉर इनकम. Investing is meant for wealth creation.
इनकम आपकी जो एक्टिव जॉब है या जो आपका एक्टिव वर्क है उससे आती है। तो ये जो कॉन्सेप्ट है कि आप स्टॉक मार्केट के थ्रू आप हर रोज इनकम कमा सकते हैं, दैट इज फ्लॉड, दैट इज नॉट इन्वेस्टिंग, दैट इज ट्रेडिंग, राइट। तो ट्रेडिंग अगर अगर आपको नहीं करनी है, ये सब नहीं करना है, इन्वेस्ट ही करना है, तो पहले ही दिमाग में एक्सपेक्टेशन लो लेके आइए कि अगर 15-20% का केगर लंबे समय में आ जाए तो वही काफी बड़ी चीज है। अगर आप ये बड़े बड़े इन्वेस्टर्स भी देखते हैं, अगर आप इनका भी जो CAGR कैलकुलेट करेंगे, तो आई थिंक अगर वन बफेट की बात करते हैं तो 20% CAGR है, राइट, 19% के आसपास, बट लंबे समय से कंसिस्टेंट है। आपको सिर्फ कंसिस्टेंट रहना ओवर इंटेंस। कंसिस्टेंसी और इंटेंसिटी, अगर ज्यादा इंटेंस हो जाएंगे तो कभी कभी मार्केट क्रैश आएगा, उसमें आपकी हालत खराब हो जाएगी। तो हैव अ डिसिप्लिन स्ट्रैटेजी एंड फॉलो दैट स्ट्रैटेजी थ्रू थिक एंड थ्रू। लंबे समय के लिए उसको फॉलो कीजिए। बट ये जो 40-50-60% का जो आपने 18 महीने में पिछले देख लिया है, क्या आपको एक खराब लर्निंग दे रहा है आपको ये? क्योंकि होएगा क्या, 1-2 साल कभी ना कभी मार्केट नीचे भी जाएगी, उस टाइम पे आप बहुत ज्यादा घबरा जाएंगे, देन यू विल बी आउट ऑफ द गेम। You have to survive for the long run. If you survive for the long run, then you will find riches which you won't find anywhere else. But active income, active income, active income, then passive income. Passive income, passive income, and passive income, and then active income is false. First, it is just active, 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 and then passive. Passive से active over a period of time बढ़ती है, बट पहले आपको एक्टिव इनकम पे ध्यान देना है। तो इन्वेस्टिंग से आप इनकम नहीं कमा सकते, इस चीज को दिमाग से निकाल दीजिए। दिस इज अ फॉल्स नोशन जो आपको लोग काफी ज्यादा सिखा भी रहे हैं यूट्यूब में, ट्रेडिंग कीजिए, वो कीजिए, जब बेयर मार्केट आएगी सारे भाग जाएंगे। दैट इज द ट्रुथ, राइट। या शुभम, वो एक मतलब इन जो जो एक वीडियो बनाई थी ऑन आर इन्वेस्टिंग जर्नी, तो यू कैन वॉच दैट इज ऑन आवर चैनल, राइट। 52 cams, right? I think I'll just take two more questions. कोई इंटरेस्टिंग क्वेश्चन दिख जाए तो वो ले, आई थिंक I'll be interesting. I'll just take 2 or 3 more interesting questions. Right. I'm just searching for an interesting question. कोई interesting question भेजो. How can I start investing from scratch in an industry? अंश का क्वेश्चन है। अंश, आई थिंक सपोज करते हैं आई वांट टू लर्न द FMCG बिजनेस, इजी बिजनेस। तो मैं क्या करूंगा कि FMCG बिजनेस पे एक कंपनी बाय द नेम ऑफ मैरिको, जो जो पैराशूट ऑयल है वो बनाती है। देन एक बजाज कंज्यूमर करके कंपनी है। देन FMCG सेक्टर में एक और कंपनी बाय द नेम ऑफ ब्रिटानिया। देन एक और कंपनी बाय द नेम ऑफ नेस्ले, एंड एक और कंपनी बाय द नेम ऑफ ITC का, जो सिर्फ FMCG डिवीजन है। तो सिर्फ इन कंपनीज का जो भी मेरे को रिसर्च रिपोर्ट्स मिलती है, या इन कंपनीज की जो भी मेरे को एनुअल रिपोर्ट्स मिलती है, मैं सिर्फ इनको ही पढ़ूंगा फॉर एटलीस्ट नेक्स्ट 1 to 2 months, ताकि मेरे को ये समझ आ जाए कि एक सेक्टर में उसके की वेरिएबल्स क्या है। एट द एंड जब आप स्कूल में थे तो आपके की वेरिएबल्स क्या होते थे? एट द एंड जो आपके मार्क्स आते थे डिफरेंट डिफरेंट सब्जेक्ट्स में, तो यहाँ पे भी क्या की वेरिएबल्स होते हैं कि किस कंपनी का कितना मार्केट शेयर है एक प्रोडक्ट के अंदर। सेकेंडली और क्या की वेरिएबल होता है कि कौन सी कंपनी जो प्रीमियम पोर्टफोलियो है उसके अंदर ऑपरेट करती है, जहाँ पे मार्जिन ज्यादा है। थर्ड की वेरिएबल क्या होता है कि किस कंपनी की डिस्ट्रीब्यूशन ज्यादा है। तो 4-5 की वेरिएबल्स हर एक इंडस्ट्री के अंदर होते हैं। मेरे को लगता है ये जो सर्कल ऑफ कॉम्पिटेंस वाला कॉन्सेप्ट है, दैट हैज बीन कैरिड टू फार। मतलब उसको तभी आपको अप्लाई करना चाहिए जब जब आप 4-5 कंपनीज पढ़ेंगे तो आपके दिमाग में वो जो वेरिएबल्स है वो साफ होने लग जाते हैं। सो आई थिंक हर एक इंडस्ट्री को आप ऐसे ही अप्रोच कीजिए कि एक इंडस्ट्री की 4-5 कंपनी उठाइए, उसके में बैठ के उसके जो की वेरिएबल्स है कि यहाँ पे क्या मैटर करता है, सिर्फ उसको बैठ के पढ़िए। आई थिंक दैट विल गिव यू वेरी गुड इंसाइट, राइट। Two more questions. Give me interesting questions. Can you make a video or paid or free small cases? या सुदर्शन, आपने एक चीज देखी होगी कि हम लोग ना वी आर ट्राइंग नॉट टू डू टाई अप्स, मतलब हम लोग ट्राई कर रहे हैं कि आपको बहुत ज्यादा हम टाई अप्स ना करें डिफरेंट डिफरेंट। आपने देखा होगा कि स्पॉन्सर्ड कंटेंट नहीं आता चैनल पे। रीजन इज कि अगर टीचिंग ही पर्पस है देन वाई स्पॉन्सरशिप्स? मतलब दैट इज द प्योर आंसर। अगर टीचिंग, अगर पढ़ाना है लोगों को तो स्पॉन्सर करने का क्या मतलब आइडिया है? तो दैट इज पार्ट ऑफ द रीजन। बट या आई थिंक हम लोग ट्राई करेंगे, अगर कोई इंटरेस्टिंग स्मॉल केस हमें मिलते हैं तो वी विल बेसिकली लाइक कवर 3 or 4 ऑफ देम, राइट।
हाउ यू पुल द ट्रिगर ऑफ एनी कंपनी व्हेन यू सी ग्रोथ बट देयर आर लॉट ऑफ वेरिएबल्स। अगर अच्छी कंपनी लग रही है, ग्रोथ काफी ज्यादा है, वेरिएबल्स बहुत ज्यादा है, कम एलोकेशन में खरीद के बैठ जाओ। मतलब एलोकेशन का मतलब क्या होता है कि मेरे पास एक 100 रुपए का नोट है। अब 100 रुपए के नोट में मैंने 17 कंपनी में डाल रखे हैं। अगर मैं 100 रुपए का नोट अगर 50 रुपए एक कंपनी में लगाता हूँ और वो कंपनी डूब गई, तो मेरा 100 रुपए में से 50% खराब हो गया। बट वेर 100 रुपए के नोट में अगर मैं 5 रुपए लगाता हूँ एक कंपनी में, एंड उस 5 रुपए में अगर वो कुछ खराब भी होता है, तो मैं शायद से हिट ले सकता हूँ, क्योंकि मैं सर्वाइव कर जाऊंगा लॉन्ग रन में। बट अगर मेरा 5 रुपीज, अगर मेरे को लगता है इंडस्ट्री में ग्रोथ आएगी, सब कुछ होगा, और 5 रुपीज अगर 20 रुपीज बन जाता है, तो पोर्टफोलियो पे 15% का फर्क पड़ता है। बट हाँ, ये मत करना कि 70-80 स्टॉक लेके घूम रहे हो पोर्टफोलियो में, 100 रुपए में आप 1-1% डाल रहे हो हर कंपनी में। तो उससे क्या होगा कि 100 रुपए का जो नोट है, अगर 1 रुपये एक कंपनी में डाला हुआ है, वो 1 रुपी भी 5 बैगर होता है, तो आपके पोर्टफोलियो पे सिर्फ 5% का फर्क पड़ता है। तो इस वजह से मैं हमेशा कहता हूँ कि 15-20 स्टॉक से ऊपर स्टॉक ना रखो। 15-20 से ज्यादा कम भी मत लेके जाओ, कि यही ना हो कि आप सर्वाइव ही ना कर पाओ। जो बहुत ज्यादा आई थिंक इस बेसिकली जिनको बिजनेस कन्विक्शन बहुत स्ट्रांग हो जाती है, जैसे अगर अपने अपना एग्जांपल दूं, तो मेरा मैक्सिमम एलोकेशन आज आज भी एक बिजनेस के अंदर ऑलमोस्ट 13 to 14% के आसपास है, उससे ज्यादा नहीं। तो अगेन दैट इज इंटरेस्टिंग टू सी कि आपको हमेशा 100 रुपीज के एग्जाम्पल से सोचना चाहिए अपने पोर्टफोलियो के बारे में। राइट, दिस लास्ट क्वेश्चन दैट वी आर टेकिंग। So basically, Bunty has a question on what are the significant points to be read in a company's annual report. दीपक नाइट्राइट वाली हमने एक एनुअल रिपोर्ट एनालिसिस करा था आज से ऑलमोस्ट 1 ईयर पहले। तो मैं आपको कहता हूँ, आप सब 2 वीडियोस देखिए हमारी। एक हाउ टू डू इंडस्ट्री रिसर्च की हमने एक वीडियो बनाई थी, दैट इज वन ऑफ काइंड वीडियो ऑन यूट्यूब। वो आपको कहीं और नहीं दिखेगी, आपको कोई नहीं सिखाएगा डिफरेंट डिफरेंट सोर्सेज क्या होते हैं। सेकेंडली, एक हमने वीडियो बनाई थी हाउ टू रीड एन एनुअल रिपोर्ट। तो ये 2 वीडियोज है जो आप हमारी देख सकते हैं। राइट, just taking a last question before I head off for the day. संडे को बेसिकली थोड़ा सा वी बेसिकली आई थिंक थोड़ा सा संडे एंजॉय करने के लिए भी होता है। तो आई थिंक कभी मतलब वी वर्क ऑलमोस्ट 9 hours a day, कभी कभी 10 hours a day भी चल जाता है। तो संडे इज दी ओनली डे वेयर वी जस्ट बेसिकली टेक इट नाउ। वन मोर क्वेश्चन, यू लाइक नहीं यार, मैं जो मोमेंटम वाले म्यूचुअल फंड्स हैं इनमें इन्वेस्ट नहीं करता। कौन से म्यूचुअल फंड्स में इन्वेस्ट करता हूँ, कैसे एनालिसिस करता हूँ, सारी वीडियोस लेके आ रहे हैं चैनल पे। मतलब इट इज एक्सट्रीमली सिंपल फॉर अस टू बेसिकली टाइप ऑफ इन ये जितने भी जो भी हम जो भी बेसिक्स पे वीडियो बना रहे हैं, वी कुड हैव मेड दिस एज अ कोर्स। बट प्रॉब्लम है क्या कि जो मासेस है उनको बेनिफिट नहीं मिलेगा। आज जो हम ये बेसिक्स ऑफ स्टॉक मार्केट पे वीडियो बन रही है, आप अपनी फैमिलीज को भी दिखा सकते हैं। दैट इज द थिंग, क्योंकि इतने सिंपल लैंग्वेज में हम लोग ट्राई कर रहे हैं बनाने की, मतलब इसमें काफी ज्यादा एफर्ट लग रहा है। तो एक्चुअली अगर आप ये फैमिलीज को दिखाएंगे, आप हमें सपोर्ट करेंगे इन वीडियोस में, तो इट विल बी लाइक अ विन विन फॉर द सोसाइटी। क्योंकि हमें भी एक एंकरेजमेंट मिलेगा कि कैसे म्यूचुअल फंड को एनालाइज करना है, कौन से म्यूचुअल फंड में इन्वेस्ट करना चाहिए, किस किस टाइप्स के म्यूचुअल फंड है, क्यों इंडेक्स इन्वेस्टिंग आजकल सुपीरियर हो रही है। ये सारी चीजें मैं आपके साथ पूरी अच्छे से कवर कर पाऊंगा। एंड ये यहाँ तक यहाँ पे भी जाएंगे कि फाइनेंशियल प्लानिंग कैसे करते हैं, एंड फाइनेंशियल प्लानिंग की एक्सेल की टेम्पलेट ही दे दूंगा आप सबको मैं। राइट, यार राजन, मैं दोनों चीजें देखता हूँ कि इन्वेस्टेड अमाउंट कितना है, करंट अमाउंट कितना है। बट जनरली आई लुक एट करंट अमाउंट पे, कि अगर सपोज करते हैं मेरे जो इन्वेस्टेड अमाउंट पे एक पोजीशन 13% थी, बट आज वो 30% हो गई है, तो एम आई कंफर्टेबल विद 30% ऑफ माई पोर्टफोलियो इन वन स्टॉक? सो दैट इज अ क्वेश्चन दैट आई हैव टू आस्क। सब्जेक्टिव, काफी सब्जेक्टिव क्वेश्चन है, पर जब तक आप एक्सपीरियंस नहीं करेंगे, इसका कोई राइट आंसर नहीं है मेरे हिसाब से। कई लोग कंफर्टेबल होते हैं, कई लोग नहीं होते, देन अगेन कंप्लीटली डिपेंड्स। जैसे मैं आपको एक एग्जांपल देता हूँ, एक कंपनी थी पोर्टफोलियो में, तो वो ऑलमोस्ट ऑलमोस्ट 12% के आसपास एलोकेशन से वो कंपनी ऑलमोस्ट 35% एलोकेशन चली गई। तो वहां पे मैंने एलोकेशन 15% से कट करी थी, क्योंकि ऑलमोस्ट पोर्टफोलियो का वो दैट कंपनी बिकेम 1/3 ऑफ द पोर्टफोलियो। तो मेरे को वो कंफर्टेबल नहीं लग रहा था, इस वजह से उसमें मैंने 15% से एलोकेशन कट करी थी, फ्रॉम 35% बैक टू 20% के आसपास। देन अगेन धीरे धीरे करके मतलब उस कंपनी में थीसिस चेंज हुई, देन वी एंडेड अप सेलिंग द कंपनी। राइट, सच लाइव सेशंस ऑन एवरी संडे, मैं ट्राई करूंगा कि एक संडे तो हर महीने निकालूं ही आप सबके लिए। राइट, so one Shubham has a question: is PE above 100 sustainable? Shubham, there is a micro cap video on do valuations matter? I will suggest you to watch that.
सी मेरा पर्पस क्या है एज अ टीचर, आई हैव टू गिव यू मल्टीपल ओपिनियंस। मैं आपको एक ओपिनियन ही दूंगा कि मैं सही हूँ या मैं गलत हूँ। आई हैव टू गिव यू मल्टीपल ओपिनियंस। तो वो आप एक वीडियो जरूर देखना। माइक्रो कैप क्लब पे एक वीडियो डली हुई है यूट्यूब पे, डू वैल्यूएशंस इवन मैटर। तो वो आपको वीडियो जरूर देखनी चाहिए। जितने भी लोग ये देख रहे हैं आप सबको वो वीडियो जरूर देखनी चाहिए। राइट, सो लास्ट क्वेश्चन दैट आई एम टेकिंग, फ्री कैश फ्लो कंपाउंडिंग। कुशाल कुछ नहीं, कैश फ्लो फ्रॉम ऑपरेशन में से कैपेक्स को माइनस कर दो, उसके बाद जो फ्री कैश फ्लो आ रहा है पिछले 10 साल का ले लो, एंड देन देख लो कि 10 साल पहले कितना था और आज कितना है, और कंपाउंडिंग का फॉर्मूला लगा के कैलकुलेट कर लो। एक इंटरेस्टिंग एप्लीकेशन है जो आप फोन में डाउनलोड कर सकते हो, फाइनेंशियल कैलकुलेटर। मैं तो आते जाते कंपाउंडिंग का जो रेट है उसी से मतलब काफी मतलब आसानी से कैलकुलेट कर सकते हैं आप। ये मैं आपको सिखाऊंगा आने वाली वीडियोस में, सब सब में सिखाऊंगा मैं आपको कि आप कैसे कैलकुलेट कर सकते हैं, क्या इजी वेज है। मतलब मेरे तो सिर्फ फोन में ही देख के मैं आराम से कैलकुलेट कर लेता हूँ। राइट, आई थिंक थैंक यू फॉर ज्वाइनिंग अस, एंड आई होप ऑल ऑफ यू हैड फन इन दिस सेशन। एंड आई थिंक हम लोग और भी आएंगे ऐसे, मतलब we'll keep having these meetings. And if you're liking this session, do let me know in the comment section below. एंड साथ साथ जो सेशन है उस पर भी जाके आप कमेंट करना कि इफ यू वांट अस टू कम मोर ऑफन, डू उस पर आप कमेंट जरूर करना। थैंक यू फॉर ज्वाइनिंग अस, होप वी आर एडिंग वैल्यू टू योर लाइफ, एंड थैंक यू सो मच फॉर बेसिकली and thank you so much for basically giving us your attention. Thank you. Jai Hind.